नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्र लोक में आपका स्वागत है। अब ये तंत्र लोक नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या नया अजूबा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारा एक नया चैनल है जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं, जिन कहानियों को सुनते वक्त आपको लगेगा कि जैसे वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए आपको सीधा तंत्र लोक की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत हर रोज दिन ढलने के साथ अंधेरा कायम होते ही हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोपाल मीणा है और मैं राजस्थान के धौलपुर जिले का रहने वाला हूं। लेकिन जिस घटना के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, मेरे साथ वो घटना धौलपुर में नहीं बल्कि जयपुर में घटी थी। और जिस रात वो घटना घटी थी, उस रात को याद करते ही आज भी मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि उस रात मेरे साथ जितनी भी डरावनी घटनाएं हुई थी, उन सभी चीजों के बारे में ना तो मैंने कभी कल्पना की थी और ना ही कभी सोचा था कि जिंदगी में मेरे साथ भी किसी दिन ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि मैंने अपने जीवन में पिछले 25 साल तक राजस्थान परिवहन विभाग में बस चालक के रूप में नौकरी करते हुए लाखों लोगों को दिन रात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया है। और इस दौरान अनगिनत रातें मैंने सुनसान हाईवे पर बस चलाते हुए गुजार दी। लेकिन इतने सालों में चाहे कितनी भी अंधेरी रातें गुजारी हो, चाहे कितने भी जंगल वाले रास्तों से होकर गुजरा हूं, या चाहे कितने ही अजीबो गरीब गांवों से होकर बस निकाली हो, मुझे आज तक कभी भी ऐसी कोई घटना महसूस नहीं हुई थी जिसे देखकर डर के मारे मेरा कलेजा दहल जाए। पर उस रात मेरे साथ जो कुछ हुआ था उसे देखकर तो डर के मारे मेरी घिघी बैठ गई थी। और अब भी जब मैं उस रात की बात आपको बता रहा हूं तो मेरे मन में आज भी वही सर्द हवा का एहसास तैरने लगता है, जो उस रात मेरे बदन में उतरकर मुझे भीतर तक जमा रही थी। जबकि उस दिन दोपहर में ही मैं अपने लिए कुछ मोटे मोटे गर्म कपड़े खरीद कर लाया था, क्योंकि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में सर्दी अपनी चरम सीमा पर होती है। लेकिन मुझे क्या पता था कि इन नए कपड़ों को पहनकर जिस रात मैं बीकानेर रूट पर जाने वाला हूं, उसी रात मेरे जीवन की सबसे भयानक शुरुआत होने वाली है। हालांकि शाम के 7 बजे जब मैंने रोज की तरह जयपुर डिपो से अपनी बस निकाली थी, तब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। बस में सवारियां पूरी भरी हुई थी, क्योंकि शादी ब्याह का सीजन चल रहा था, इसलिए लोग बहुत यात्रा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बस शहर की भीड़ से निकलकर थोड़े सुनसान इलाके में पहुंची, तो अचानक से मुझे ऐसा लगा कि बस की छत पर किसी ने धीरे से थपथप किया हो। परंतु उस वक्त मैंने मन में सोचा कि शायद हवा से कोई तिरपाल हिल रहा होगा या फिर बस का कोई ढीला हिस्सा होगा। लेकिन 5 मिनट बाद वही आवाज दोबारा आई, और इस बार पिछली बार से थोड़ी ज्यादा तेज थी। ये सुनकर मेरे मन में हल्का सा डर जरूर पैदा हुआ, लेकिन मैंने गाड़ी रोके बिना बस को आगे चलाना ही बेहतर समझा, क्योंकि मेरे हिसाब से उस वक्त रुकना समझदारी नहीं थी। लेकिन अब जब सोचता हूं तो लगता है कि शायद वो आवाज कोई नॉर्मल आवाज नहीं थी, बल्कि किसी आने वाली विनाशकारी चीज का संकेत थी। यानी कि एक ऐसी चेतावनी जिसे अगर मैं उसी पल समझ लेता तो शायद मैं उस रात उसी जगह से वापस मुड़ जाता और आगे जो कुछ हुआ वो नहीं होता। अब जब मैं आपको उस रात आगे क्या हुआ ये बताना शुरू कर रहा हूं, तो मेरे मन में फिर से वही अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है, क्योंकि उस थप थप की आवाज के बाद मैं बस को आगे लेकर लगभग 15 किलोमीटर चला था। और उसी दौरान मेरे दिमाग में बार बार यही सवाल घूम रहा था कि आखिर वो आवाज आई कहां से थी। लेकिन दरअसल मैं इसे अभी भी कोई साधारण बात ही मान रहा था, क्योंकि हाईवे पर मौसम की वजह से बस में कभी कभार अजीब आवाजें आ ही जाती हैं। लेकिन हालांकि उस रात हवा एकदम शांत थी और सड़क भी बिल्कुल सूखी थी, जिसके कारण मेरे मन में एक बार फिर हल्का सा डर तैर गया था। किंतु मैं खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि यानी कि मैं ही बेवजह सोच रहा हूं और शायद थकान की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। इसीलिए मैंने ध्यान कही और लगाने के लिए कंडक्टर शंकर से 2 बातें करने की कोशिश की, मगर शंकर उस वक्त पीछे यात्रियों के टिकट चेक करने में लगा हुआ था। तो मैंने बस को लगातार चलाते हुए खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी,
वैसे वैसे मेरे मन में एक अनजानी घबराहट बढ़ती जा रही थी। और इसलिए जब हम लोग करीब 10:30 बजे पहले ढाबे पर पहुंचे तो मैंने चैन की सांस ली, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ी देर रुककर चाय पीने से मन और शरीर दोनों थोड़ा हल्का हो जाएंगे। लेकिन अब जब मैं सोचता हूं तो लगता है कि शायद उसी ढाबे से हमारी बर्बादी शुरू हो गई थी, क्योंकि जिस पल मैंने बस रोकी उसी पल मेरी नजर ढाबे के पिछवाड़े खड़े एक काले कपड़ों वाले आदमी पर पड़ी। और यानी कि वो कोई आम आदमी नहीं लग रहा था, क्योंकि ठंड से जमा हुआ माहौल होने के बावजूद वो आदमी बिना हिले डुले अंधेरे में किसी खंभे की तरह खड़ा था। और उसकी आंखें इतनी लाल दिख रही थी जैसे कई दिनों से सोया ही ना हो। ये देखकर मेरे मन में एक तीखा डर तैर गया, लेकिन परंतु मैंने खुद को ये कहकर शांत किया कि शायद कोई मजदूर होगा जो रात भर के काम से आया होगा। हालांकि मेरे मन का एक कोना ये मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसकी शारीरिक भाषा और उसका खड़े रहने का तरीका बहुत अलग सा था। लेकिन इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान न देते हुए बस से नीचे उतरकर चाय ली। उतने में शंकर भी नीचे उतरा और यात्रियों ने भी ढाबे में हलचल शुरू कर दी। और इसी बीच अचानक पीछे से कुछ जोर जोर की आवाजें आने लगी, जिसको सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक अजीब सी लड़की कंडक्टर शंकर से उलझ रही थी। और उसके ऐसा करने पर ढाबे की हलचल एक पल को थम सी गई, क्योंकि वो लड़की करीब 15-16 साल की रही होगी, लेकिन उसके कपड़े बिल्कुल फटे पुराने कंबेलिया समाज के जैसे थे और उसके बाल इतने बिखरे हुए थे कि आधा चेहरा उनसे ढका हुआ था। और वो शंकर से ऐसे बात कर रही थी जैसे उसे इस दुनिया की कोई परवाह ही ना हो। अब ये देखकर मेरे कदम खुद ब खुद उसी तरफ बढ़ गए, क्योंकि उस लड़की का व्यवहार एकदम असामान्य था। लेकिन यानी कि उसके चेहरे पर जो अजीब सी शून्यता थी, उसने मेरे मन में एक झटके जैसा एहसास पैदा कर दिया था। किंतु उसके बोलने का तरीका इतना बेसहारा और टूटा हुआ था कि मुझे उस पर दया आ गई। और इसीलिए जब शंकर ने उसे बस में चढ़ने से मना किया तो मैं खुद उसके पास जाकर उससे बात करने लगा। और उसके ऐसा बोलने पर कि उसे बीकानेर जाना है और वो बहुत देर से यहाँ खड़ी है, मेरे दिल में एक अजीब सा करुणा का भाव उठने लगा। और मैंने उसी पल फैसला लिया कि मैं उसे बस में बैठने दूंगा। हालांकि शंकर इससे बिल्कुल खुश नहीं था, किंतु मैंने उसे समझाया कि ठंड का मौसम है और लड़की अकेली है, इसीलिए उसे बैठने देना ही ठीक होगा। और इसलिए मैंने लड़की को पीछे वाली सीट पर बैठा दिया। परंतु जैसे ही वो बस के अंदर आई तो अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे बस के भीतर एक बर्फीली लहर दौड़ गई हो, जबकि बाकी यात्री भी अपने अपने काम में लगे हुए थे और किसी ने कोई शिकायत नहीं की थी। लेकिन अब ये बात मेरे मन को और विचलित करने लगी कि आखिर इतनी ठंड बस के अंदर अचानक से कैसे आ गई, जबकि खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं और हर जगह गर्म हवा फैली थी। मगर मैंने फिर भी किसी को कुछ नहीं बताया और बस को स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। लेकिन यानी कि जैसे जैसे मैं बस को अंधेरी सड़क पर लेकर आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे मुझे पीछे वाली सीटों की तरफ एक खतरनाक सी खामोशी महसूस होने लगी, जैसे कोई चीज, कोई साया या कोई अदृश्य नजर लगातार मेरे गर्दन के पीछे टिक कर बैठा हो। और अब ये डर मेरे सीने में धीरे धीरे फैलने लगा था, क्योंकि उस लड़की के आने के बाद से बस में माहौल बिल्कुल बदल चुका था। और ये सब देखते हुए भी मैं बस को लगातार चलाता रहा, क्योंकि उस वक्त मेरे पास बस चलाने के अलावा कोई विकल्प था ही नहीं। और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये लड़की, ये रात और ये यात्रा मुझे एक ऐसी खून पिपासी चीज के पास लेकर जाने वाली थी जिसका नाम सुनकर ही अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं। मंत्रों की खूनी पुस्तक। अब जब मैं बस को उस अनजान लड़की के साथ अंधेरी सड़क पर लेकर आगे बढ़ रहा था तो मेरे मन में एक अजीब सा बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था, क्योंकि दरअसल उस लड़की के बस में चढ़ने के बाद से माहौल कुछ ऐसा बन गया था जैसे बस के अंदर कोई बहुत भारी चीज बैठ गई हो। और यानी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस नहीं बल्कि कोई पत्थर का पहाड़ चला रहा हूं। हालांकि ये सिर्फ मेरे मन का डर था, क्योंकि बस बिल्कुल सही चल रही थी, मगर परंतु उस लड़की की मौजूदगी ने जैसे मेरे मन से सारे साहस को निकाल कर रख दिया था। और इसीलिए जब मैं बार बार रियर मिरर में पीछे देखने की कोशिश करता था तो मुझे उसके चेहरे का एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाई देता था, क्योंकि बाकी पूरा चेहरा उसके उलझे हुए बालों में छिपा हुआ था। और ये देखकर मेरे भीतर एक अजीब सी घबराहट पनपने लगी थी। लेकिन अब ये घबराहट बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि अचानक से मुझे बस के अंदर एक ऐसी गंध आने लगी जो मैंने पहले कभी नहीं सूंघी थी।
और यानी कि वो गंध ना तो मिट्टी की थी, ना धुएं की थी, ना इंसानी पसीने की थी, बल्कि वो किसी जली हुई पुरानी किताब जैसी अजीब सी गंध थी, जिसको सूंघते ही मेरे मन में एक ठंडा झटका सा लगा था। किंतु मैंने खुद को यह समझाकर चुप रखा कि शायद किसी यात्री के सामान में कोई पुरानी चीज होगी जो पसीने और ठंड की वजह से अजीब महक दे रही होगी। लेकिन हालांकि मेरे मन का एक कोना इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो गंध हर मिनट बढ़ती ही जा रही थी। और इसलिए जब शंकर मेरे पास आकर धीमी आवाज में बोला कि पीछे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, तो ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई थी। क्योंकि अगर केवल मुझे ही ऐसा लगता तो एक बात थी, मगर अब तो कंडक्टर शंकर जैसा आदमी भी वही महसूस कर रहा था जो मैं महसूस कर रहा था। और उसके ऐसा कहने पर मैं थोड़ा सा संभलते हुए उससे बोला कि शायद कोई धूप या अगरबत्ती उनके सामान में होगी, लेकिन परंतु मैं खुद इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस गंध में कुछ ऐसा था जो मेरे भीतर तक उतर जाता था। और यानी कि वो गंध जैसे किसी बहुत पुरानी, बहुत रहस्यमयी और बहुत ही खतरनाक चीज से निकल रही थी। लेकिन मुझे उस वक्त ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो गंध वास्तव में किस चीज का संकेत थी, क्योंकि वो गंध उसी चीज से उठ रही थी जिसने आगे चलकर मेरी पूरी जिंदगी उलट पलट कर रख देनी थी। और दरअसल वो गंध किसी सामान से नहीं, बल्कि उस लड़की के पास रखे एक पुराने फटे हुए चमड़े के टैग से बंधे हुए किसी गुलाबी काले रंग की मोटी पुस्तक से आ रही थी। और अब जब मैं उस पुस्तक को याद करता हूं तो मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि वही पुस्तक आगे चलकर मेरे जीवन की सबसे भयानक घटना की वजह बनने वाली थी। और उस पुस्तक का नाम था मंत्रों की खूनी पुस्तक। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी और मैं बस को उसी अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ाता जा रहा था और मेरे आसपास का माहौल हर मिनट और भी भारी होता जा रहा था। साथ ही उस माहौल में सांस लेना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया था। अब जब मैं उस लड़की के पास रखी उस पुरानी, अजीब और रहस्यमयी पुस्तक को रियर मिरर में देखने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे मन में डर की एक पतली सी लकीर घूमने लगी थी, क्योंकि दरअसल वो पुस्तक बाकी सभी चीजों से बिल्कुल अलग दिख रही थी। और यानी कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि किसी बहुत पुरानी और गहरी चीज का हिस्सा हो। हालांकि मैं खुद को बार बार ये कहकर समझा रहा था कि शायद मैं ही ओवरथिंक कर रहा हूं, किंतु जैसे जैसे मैं बस को अंधेरी सड़क पर आगे ले जा रहा था, वैसे वैसे मेरे आसपास का वातावरण और भी भारी, दबाव वाला और अजीब सा होता जा रहा था। क्योंकि परंतु उस लड़की के आसपास बैठी सवारियां अब चुपचाप एक दूसरे को देखने लगी थीं और उनके चेहरों पर भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। और इसलिए जब एक और यात्री मेरे पास आकर धीरे से बोला कि पीछे किसी चीज की महक कुछ ज्यादा तेज हो रही है, तो ये सुनकर मेरे मन में एक झटके जैसा एहसास उठा था, क्योंकि बात अब सिर्फ मुझे और शंकर को ही नहीं, बल्कि बाकी लोगों को भी महसूस होने लगी थी। और उसके ऐसा कहने पर मैंने बिना कुछ बोले बस को चलाते रहने का ही फैसला किया, क्योंकि हम उस जगह ऐसी घड़ी में थे जहां रुकना सही फैसला नहीं लगता था। लेकिन अब जब माहौल इतना भारी हो गया था तो मेरी सांसें भी तेज चलने लगी थीं। और यानी कि मेरी गर्दन के पीछे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ठंडी सांस ने उसे छुआ हो, जबकि बस के अंदर कोई हवा नहीं थी। और ये समझते ही मेरे गले में एक अजीब सा डर उतरने लगा था। किंतु मैंने फिर भी अपने चेहरे पर कोई घबराहट नहीं आने दी, क्योंकि ड्राइवर को घबराते हुए देखकर यात्री और ज्यादा परेशान हो जाते। और दरअसल मैं चाहता था कि माहौल भले ही डरावना हो जाए, लेकिन किसी को यह पता न चले कि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और इसीलिए मैं बस को थोड़ा और तेज चलाने लगा ताकि जल्द से जल्द अगले चौराहे तक पहुंच जाऊं। मगर अचानक से उस लड़की ने अपनी गोद में रखी वो पुस्तक हल्की सी उठाई और ये देखकर मेरे भीतर कुछ ऐसा दबाव पैदा हुआ जिसे मैं शब्दों में बता नहीं सकता, क्योंकि अब मुझे पूरा यकीन होने लगा था कि वो गंध उसी पुस्तक से आ रही थी और उसकी हरकतें भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं थीं। लेकिन मैंने ये बात शंकर से कहनी जरूरी समझी और उसके पास इशारे से बुलाकर धीमी आवाज में कहा कि उसके सामान में कोई अजीब चीज है जिस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन परंतु शंकर ने जब रियर मिरर से पीछे देखा तो उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया, क्योंकि उसने भी साफ देखा कि लड़की अपनी उंगलियों को उस पुस्तक के पन्नों पर ऐसे फेर रही थी जैसे उन्हें महसूस कर रही हो। और यानी कि उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, बल्कि उसके हाथों में एक अजीब सी ठंडक थी जो दूर से ही दिखाई दे रही थी।
और उसके ऐसा करने पर मुझे ऐसा लगा जैसे बस के भीतर की हवा अचानक और ठंडी हो गई हो। हालांकि मैंने उस वक्त खुद से कहा कि शायद ये मेरा वोम हो, लेकिन अब ये वोम इतना मजबूत होता जा रहा था कि मुझे खुद अपनी बस में बैठना भारी लगने लगा था, क्योंकि उस लड़की के पास जो चीज थी वो सिर्फ एक पुस्तक नहीं बल्कि एक ऐसी चीज थी जिसकी उपस्थिति ने पूरी बस को बदल कर रख दिया था। और जिस गंध, जिस ठंड और जिस बेचैनी को मैं अब तक नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उसका असली कारण धीरे धीरे मेरे सामने खुलता जा रहा था। और अब माहौल इतना अजीब हो चुका था कि यात्रियों की धीमी धीमी आवाजें भी मेरे कानों में किसी डरावने फुसफुसाहट की तरह सुनाई देने लगी थी। और इन सब के बीच में बस को आगे बढ़ाते हुए खुद से यही पूछता जा रहा था कि आखिर वो लड़की कौन थी और उसकी गोद में रखी वो पुस्तक आखिर कैसी चीज थी, क्योंकि वो चीज अब सिर्फ एक रहस्य नहीं रह गई थी बल्कि उस बस में बैठे हर आदमी का डर बन चुकी थी। और अब ये डर मेरे सीने पर धीरे धीरे चढ़ता जा रहा था। अब जब बस उस लंबी अंधेरी सड़क पर दौड़ रही थी तो मेरे मन में एक अजीब सा खिंचाव होने लगा था, जैसे मेरी नजर बार बार उसी लड़की और उसकी गोद में रखी उस पुस्तक पर टिक रही थी। और दरअसल जितना ज्यादा मैं उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता था, उतना ही ज्यादा उस किताब की तरफ मेरा ध्यान जा रहा था, क्योंकि वो साधारण पुस्तक बिल्कुल नहीं लग रही थी। और उसकी चमड़ी जैसी जिल्द को देखकर मेरे भीतर एक ऐसा डर उठता था जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। और यानी कि पुस्तक के किनारों पर जो काले लाल धब्बे थे वो किसी स्याही जैसे नहीं बल्कि किसी सूखे हुए खून जैसे दिख रहे थे। हालांकि मैं ये सोचकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था कि शायद वो पुरानी हो या किसी नाटक सम्मेलन की चीज हो, लेकिन परंतु मेरे मन का एक कोना बार बार यही कह रहा था कि उस लड़की का यहाँ होना और उस पुस्तक का उसकी गोद में होना कोई साधारण संयोग नहीं है। और इसीलिए जब मैंने धीरे से रियर मिरर को थोड़ा और इधर उधर एडजस्ट किया ताकि मैं लड़की के चेहरे का थोड़ा और साफ हिस्सा देख सकूं, तो ये देखकर मेरे पूरे बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसके चेहरे पर ना कोई भाव था, ना कोई बेचैनी, ना कोई घबराहट, बल्कि उसकी आंखें ऐसे शून्य में घूर रही थी जैसे वो बस के अंदर नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया में देख रही हो। और उसके ऐसा देखने पर मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें मेरे आर पार किसी दूर की चीज को महसूस कर रही हों। और तब मेरी समझ में आ गया कि अब इस बस में कुछ बहुत गलत होने वाला है। हालांकि उस वक्त मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि सड़क इतनी सुनसान थी कि दूर दूर तक कोई घर, कोई दुकान, कोई ढाबा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और इसलिए मैंने अपनी पूरी हिम्मत समेटकर बस को चलाते रहना ही सही समझा। मगर तभी शंकर फिर मेरे पास आया और उसके चेहरे पर इस बार पहले से कहीं ज्यादा डर दिख रहा था, क्योंकि उसने धीरे से कहा कि पीछे बैठे कुछ यात्री आपस में बात कर रहे हैं कि उस लड़की के पास की गई चीज बिल्कुल साधारण नहीं है। यानी कि वो लोग भी अब उस अजीब गंध को महसूस कर रहे हैं जो हर मिनट और ज्यादा तेज होती जा रही थी। और उसके ऐसा बताने पर मेरे मन में एक ही सवाल घूमता रहा कि आखिर ये कैसी गंध है जिसमें जलने, सड़ने, खून और किसी पुराने रसायन की अजीब सी मिलाजुली खुशबू थी। लेकिन अब यह सवाल मेरे भीतर डर की तरह फैलने लगा था, क्योंकि उस गंध के साथ बस के अंदर की हवा भी भारी होती जा रही थी और यात्रियों की धीमी फुसफुसाहटें हवा में ऐसे फैल रही थीं जैसे कोई अनदेखी चीज उनके कानों के बिल्कुल पास बैठकर उन्हें कुछ कह रही हो। लेकिन मैं किसी को डराना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने शंकर को इशारे से वापस भेज दिया और खुद बस चलाने लगा। हालांकि अब बस चलाना भी आसान नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे और मेरे पैर एक्सेलेटर पर टिके नहीं रुक रहे थे। और तभी अचानक उस लड़की ने अपनी उंगलियों को पुस्तक की जिल्द पर दबाया और ऐसा करते ही बस के अंदर की ठंड इतनी तेजी से बढ़ी जैसे किसी ने बर्फ का बड़ा टुकड़ा अंदर फेंक दिया हो। यानी कि उस पल मेरे दांत अनजाने में कटकटाने लगे, क्योंकि तापमान एक पल में इतना गिर गया था कि मेरी नाक से भाप निकलने लगी थी। और यह देखकर मुझे लगा कि अब मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि किसी नॉर्मल परिस्थिति में ऐसा होना संभव ही नहीं था। और अब यह समझते ही मेरी सांसें उखड़ने लगी थी, क्योंकि उस लड़की की मौजूदगी किसी साधारण वजह की नहीं बल्कि किसी ऐसे कारण की थी जो आगे चलकर हमारे बस की पूरी यात्रा को एक ऐसी भयावह दिशा में ले जाने वाला था जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। अब जब बस उस वीरान सड़क पर आगे बढ़ रही थी और ठंड का असर हर मिनट और भी खतरनाक होता जा रहा था, तो मेरे मन में एक और अजीब सा बदलाव होने लगा था, क्योंकि दरअसल उस लड़की की हरकतें
अब पहले से और भी ज्यादा अनोखी लगने लगी थी। यानी कि वो पहले शांत बैठी थी, लेकिन अब वो अपने दोनों हाथों से उस पुस्तक की जिल्द को हल्के हल्के छू रही थी, जैसे कोई इंसान किसी जिंदा चीज को सहला रहा हो। हालांकि मैं खुद को लगातार समझा रहा था कि मैं ज्यादा सोच रहा हूं, किंतु उसके हाथों की हर हरकत में एक अनकही बेचैनी, एक अजीब सी लय और एक डरावना कंपन था। और ये सब देखकर मेरे सीने पर जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो, क्योंकि अब उस लड़की के आसपास का माहौल बाकी सीटों से बिल्कुल अलग दिख रहा था। और परंतु ये बदलाव सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि पीछे बैठे कुछ और लोगों को भी दिखने लगा था, क्योंकि अचानक ही 2 यात्रियों ने अपनी सीटें बदल ली। और ये देखना मेरे लिए और भी डरावना था, क्योंकि वो लोग धीरे धीरे अपने सामान उठाकर उस लड़की से जितना दूर हो सके उतना दूर जा रहे थे। और उसके ऐसा करने पर लड़की ने अपनी आंखें एक पल के लिए ऊपर उठाई, और उस एक पल में मेरी रीढ़ में ऐसी सिहरन दौड़ी जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा मेरी गर्दन के पीछे रख दिया हो, क्योंकि उसकी आंखें देखने लायक नहीं थी। यानी कि उनमें कोई सामान्य चमक नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के अंदर कोई धुआं घूम रहा हो, और वो धुआं किसी जीवित चीज की तरह हर पल बदल रहा हो। लेकिन मैं फिर भी खुद को समझाता रहा कि ये सिर्फ बस की हल्की रोशनी की वजह से होगा। हालांकि मेरे मन में अब ये बात गहरे उतरती जा रही थी कि ये लड़की बिल्कुल साधारण नहीं है, और उसके साथ जो पुस्तक हैं वो तो और भी ज्यादा खतरनाक लग रही हैं, क्योंकि उस पुस्तक के ऊपर उभरी हुई काली लाल रेखाएं अब पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखने लगी थी, और उनमें एक अजीब सी चमक भी उभरती जा रही थी, जैसे कोई पुरानी चीज जो बहुत समय से बंद पड़ी हो वो फिर से जागने लगी हो। और इसी बीच अचानक पूरे केबिन में एक धीमी सी खड़खड़ाहट गूंजने लगी, जिसे सुनकर मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर टाइट हो गईं, क्योंकि वो आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी सूखे पत्ते या हड्डी जैसी पतली कड़क चीज की थी, जो धीरे धीरे रगड़ खाकर बज रही हो। यानी कि वो आवाज बस के डैशबोर्ड, दरवाजे या सीट से नहीं आ रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे बस के भीतर की हवा खुद इस आवाज को पैदा कर रही हो। लेकिन परंतु मेरा ध्यान तभी टूट गया जब शंकर तेजी से मेरे पास आया, और उसके चेहरे पर डर अब पहले से 10 गुना ज्यादा साफ दिख रहा था, क्योंकि उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि पीछे बैठे 2 लोग कह रहे हैं कि उन्होंने उस लड़की को अपनी उंगलियों से उस पुस्तक पर कुछ लिखते हुए देखा है। और उसके ऐसा कहने पर मेरा हाथ अनजाने में एक्सेलेटर पर से थोड़ा हट गया, क्योंकि मैं खुद भी उस लड़की के हाथों को बार बार हिलते हुए देख चुका था। हालांकि मुझे दूर से साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन अब ये सब सुनकर मुझे ये बात पूरी तरह समझ में आने लगी थी कि जो कुछ उस लड़की के पास है वो कोई सामान्य पुस्तक नहीं, बल्कि कोई मंत्रों वाली किताब है, और उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो इंसानों के हाथ में नहीं होना चाहिए था। और इसलिए जब मैंने रियर मिरर में फिर से देखने की कोशिश की, तो मुझे दूर से ऐसा लगा कि उसके हाथों की उंगलियां किसी अजीब लय में हिल रही थीं, जैसे वो बिना आवाज के कोई मंत्र दोहरा रही हो। यानी कि ये दृश्य इतना डरावना था कि मेरे हाथ ठंड से नहीं बल्कि डर से कांपने लगे थे, क्योंकि उसकी उंगलियों की चाल, उसकी आंखों का भाव और उस पुस्तक की अजीब सिहराती उपस्थिति तीनों मिलकर बस के भीतर एक ऐसा डर पैदा कर रहे थे जिसे शब्दों में बयान कर पाना आसान नहीं है। और अब माहौल इतना भारी हो चुका था कि सांस लेना भी किसी मेहनत जैसा लगने लगा था। अब जब माहौल इतना भारी हो चुका था कि बस के अंदर की हर चीज जैसे किसी अनदेखी शक्ति के दबाव में आ गई थी, और यात्रियों की सांसें भी धीरे धीरे तेज होने लगी थी, तो मेरे मन में घबराहट अब पिछले किसी भी पल से ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि दरअसल उस लड़की की उंगलियों की हरकतें अब पहले से भी ज्यादा तेज होने लगी थी। यानी कि वो हर दूसरे पल में उस पुस्तक के एक कोने को दबाती, फिर उंगलियां ऊपर फिसलाती, फिर पन्नों के किनारों को ऐसे छूती जैसे कोई इंसान किसी सोई हुई चीज को धीरे धीरे जगा रहा हो। हालांकि मैं खुद को यह कहता रहा कि शायद मेरा दिमाग ही ज्यादा सोचने लगा है, किंतु उसके हर स्पर्श के साथ बस के अंदर हल्की सी खड़खड़ाहट उभरती जा रही थी, और ये खड़खड़ाहट ऐसी थी जैसे किसी पुराने मंदिर की दीवारों में हवा फंसकर बज रही हो। लेकिन परंतु यहां तो हवा भी नहीं चल रही थी, और यही सबसे डरावनी बात थी, क्योंकि बंद बस में हवा का अचानक इस तरह का कंपन पैदा करना कोई सामान्य बात नहीं थी। और इसीलिए जब मैंने अनजाने में रियर मिरर को थोड़ा सा और ऊपर उठाया ताकि लड़की के हाथ साफ दिख सकें, तो जो दृश्य मुझे दिखा
उसे देखकर मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे ही रह गए, क्योंकि वो लड़की अपनी उंगलियों से केवल पन्नों को नहीं छू रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो पन्नों के किनारों पर बनी किसी उभरी हुई आकृति को महसूस कर रही हो। और वो आकृति किसी लिखावट की नहीं, बल्कि किसी मुड़े हुए जीव जैसी संरचना की थी। यानी कि ये देखकर ऐसा लगा जैसे वो पुस्तक किसी फूल की तरह नहीं, बल्कि किसी कच्ची पसली की तरह खुल रही हो। और उसी के साथ मेरे कान में एक धीमा सा गूंजता हुआ दर्द भरा कंपन सुनाई देने लगा था। हालांकि बाकी यात्रियों को यह आवाज उतनी साफ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन कुछ लोग अब अपने कानों के पास हाथ रखकर बार बार इधर उधर देखने लगे थे, क्योंकि माहौल का वजन हर पल बढ़ता जा रहा था। और तभी शंकर एक बार फिर मेरे पास आया, और इस बार उसकी आंखों में साफ डर तैर रहा था, क्योंकि उसने धीरे से कहा कि पीछे वाली सीट पर बैठे एक यात्री ने उस लड़की के पास की गई पुस्तक को छूने की कोशिश की थी, और उसके ऐसा करते ही उसकी उंगलियों में तेज जलन होने लगी। और जैसे ही उसने हाथ पीछे खींचा तो उसकी उंगलियों पर लाल सी चिकनाहट लग गई, जैसे उसने किसी गर्म तार या किसी खुरदुरी धातु को छू लिया हो। और ये बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुकती सी महसूस हुई, क्योंकि कोई सामान्य पुस्तक किसी के हाथ को इस तरह जला नहीं सकती थी। परंतु अब ये बात बिल्कुल साफ हो रही थी कि वो पुस्तक किसी साधारण इंसान की नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की थी जो साधारण चीजें नहीं करता था। यानी कि ये समझ आने लगा था कि वो पुस्तक किसी तांत्रिक या किसी ऐसे व्यक्ति की होगी जिसके कामकाज सामान्य नहीं होते। और यही वजह थी कि वो पुस्तक इतनी भारी, डरावनी और अप्राकृतिक ऊर्जा छोड़ रही थी। लेकिन अब समस्या ये थी कि मैं ये सब जानते हुए भी बस को रोक नहीं सकता था, क्योंकि सड़क इतनी वीरान थी कि दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा, हवा में घुली नमी और पेड़ों की परछाइयां ही नजर आ रही थीं। और ये सोचकर कि ऐसे माहौल में बस रोकना और भी खतरनाक साबित हो सकता है, मैं बस को आगे बढ़ाता रहा। लेकिन अब मेरे हाथों से पसीना टपकने लगा था, मेरी उंगलियों में हल्का कांपना शुरू हो गया था, और मेरी रफ्तार खुद ब खुद कम होती जा रही थी, क्योंकि उस लड़की और उस पुस्तक की मौजूदगी अब बस में बैठे हर व्यक्ति के लिए एक ऐसा बोझ बन चुकी थी जिसे सहना आसान नहीं था। और अब माहौल की गंभीरता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि बस के इंजन की आवाज भी किसी दूर की गर्जन जैसी लगने लगी थी। और मेरे कानों में सिर्फ यही गूंज रहा था कि आगे जो आने वाला है वो अब तक हुए हर डर से ज्यादा भारी होने वाला है। अब जब बस के अंदर का माहौल पहले से भी ज्यादा भारी हो चुका था और यात्रियों की सांसें जैसे किसी अनदेखे डर की पकड़ में बनती जा रही थीं, तो मेरे दिल में एक अजीब सी अनहोनी का एहसास लगातार गहरा होता जा रहा था। क्योंकि दरअसल उस लड़की का चेहरा अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। यानी कि जब वो ढाबे से बस में चढ़ी थी तब उसके चेहरे पर थकान और गंदगी भले ही थी, लेकिन उसके हाव भाव कम से कम इंसानी थे। परंतु अब उसकी आंखें कुछ ऐसी लग रही थी जैसे वो किसी चीज को देखकर नहीं, बल्कि किसी चीज के आर पार देख रही हो। और किंतु जैसे ही उसने धीमे धीमे अपनी नजरें ऊपर उठाकर मुझे रियर मिरर में देखा तो मेरे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई थी, क्योंकि उसके देखने का तरीका ऐसा था जैसे वो मेरे मन के अंदर झांक रही हो। यानी कि अब मेरे हाथ स्टीयरिंग पर वैसे मजबूती से टिके हुए नहीं थे जैसे कुछ देर पहले थे, क्योंकि उसके उस एक नजर उठाने भर से मेरी धड़कन लड़खड़ा गई थी। लेकिन उसी समय शंकर मेरे पास आकर धीरे से बोला कि उसने पीछे बैठी कुछ सवारियों से पूछा था कि क्या किसी को भी उस लड़की की आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो लड़की अपने आप में नहीं है। और जैसे ही शंकर ने ये बात कही तो मैंने उससे कहा कि मैंने कोई आवाज नहीं सुनी, परंतु उसने कहा कि नहीं, मैं आवाज की नहीं, एक तरह की बड़बड़ाहट की बात कर रहा हूं, जैसे कोई मन ही मन कोई मंत्र दोहरा रहा हो। और जैसे ही उसने ये कहा तो मैं एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया था, क्योंकि पिछले कुछ मिनटों से जो हल्का सा कंपन बस के अंदर मैं महसूस कर रहा था वो अब जैसे धीरे धीरे साफ सुनाई देने लगा था। परंतु वो आवाज किसी इंसान के बोलने जैसी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत पुराने पत्थर के अंदर से कोई लुप्त भाषा जागने की कोशिश कर रही हो। और इसलिए जब मैंने रियर मिरर में फिर से ध्यान से देखा तो लड़की अपनी गोद में रखी उस खून जैसी लाल किनारों वाली पुस्तक को धीरे धीरे सहला रही थी, और उसकी उंगलियां पुस्तक पर ऐसे घूम रही थी जैसे कोई व्यक्ति बर्फ पर उंगलियों से कोई निशान मिलाकर मिटा रहा हो।
और अब ये देखकर मेरे मुंह से खुद ब खुद ये बात निकल गई कि ये अब साधारण लड़की नहीं रही, क्योंकि उसके द्वारा ऐसा करने पर अचानक बस के अंदर बैठे 2-3 लोगों ने अपने हाथों और पैरों में सिहरन होने की शिकायत की थी। और उनमें से एक बुजुर्ग औरत तो बार बार अपने सीने पर हाथ रखकर कह रही थी कि उसके दिल पर कोई बोझ बैठ रहा है। यह सुनकर मैं बिल्कुल समझ गया था कि यह मामला कोई सामान्य डर, थकान या रात के असर का नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो हमारी समझ और हमारी शक्ति से कहीं ज्यादा बड़ा है। किंतु इस सब के बावजूद मैं बस को रोक नहीं सकता था, क्योंकि जहां तक नजर जाती वहां सिर्फ घना अंधेरा और वीरानी थी। और इस वीरानी में बस रोकना शायद हम सबकी जिंदगी को और भी बड़े खतरे में डाल सकता था। इसीलिए मैं बस को आगे बढ़ाता रहा, जबकि हर पल ऐसा लग रहा था कि मेरे कंधों पर कोई भारी अदृश्य हाथ टिकता जा रहा है और इसका वजन हर मिनट बढ़ता जा रहा है। और अब तो ये तक महसूस हो रहा था कि वो भारीपन केवल मेरे ऊपर ही नहीं, बल्कि पूरी बस के ऊपर किसी अनदेखी छाया की तरह फैल चुका था, क्योंकि हर यात्री के चेहरे पर डर की वही परत उतर चुकी थी। और अब हम सबको साफ साफ समझ आने लगा था कि आगे जो भी होने वाला है वो अब तक की किसी भी घटना से ज्यादा डरावना होने वाला था। अब जब बस उस लंबी वीरान सड़क पर लगातार आगे बढ़ रही थी और माहौल हर सेकंड और भी भारी होता जा रहा था, तो मेरे मन में एक और अजीब सी बेचैनी जन्म लेने लगी थी, क्योंकि दरअसल बस की हेडलाइट्स के सामने अचानक से धुंध जैसी किसी चीज का गुब्बार बनने लगा था। यानी कि सड़क साफ दिखाई देने के बावजूद कुछ दूरी पर एक दूधिया परत बार बार उभर रही थी, जैसे वहां हवा में कोई हलचल हो। हालांकि उस समय मैंने खुद को यह कहकर शांत करने की कोशिश की कि शायद रात की नमी की वजह से ऐसा हो रहा होगा, किंतु ये बात थोड़ी ही देर टिक पाई, क्योंकि अचानक ही सड़क के किनारे पर मैंने 2 लोगों को खड़े देखा, जो शायद किसी मोटरसाइकिल की तलाश में दूर दूर हाथ हिला रहे थे। और ये देखकर मैंने बस की रफ्तार हल्की कर दी, क्योंकि रात के इस समय किसी को इस वीराने में खड़ा देखना अजीब भी था और खतरनाक भी था। परंतु जब बस उनके करीब पहुंची तो उन दोनों ने बस को रोकने का इशारा किया, जिसके बाद मैं मजबूरी में बस को एक झटके से नहीं बल्कि धीरे धीरे किनारे की तरफ लाने लगा, क्योंकि पीछे बैठे यात्री पहले से ही डरे हुए थे और अचानक बस रोकना स्थिति को और खराब कर सकता था। और ये देखकर शंकर ने भी मेरे कान में कहा कि भाई, इस समय किसी अनजान को बस में चढ़ाना क्या ठीक है। मगर मैंने उससे कहा कि इस वीराने में किसी को यूं छोड़ना भी ठीक नहीं लगता। और उसके ऐसा कहने के बाद जैसे ही बस धीरे से रुकी तो उन दोनों में से एक आदमी ने खिड़की के पास आकर पूछा कि क्या बस में थोड़ा जगह मिल सकता है, क्योंकि उनकी बाइक अचानक बंद पड़ गई है। और उसने ये बात ऐसी आवाज में कही जैसे वो थकान से टूटा हुआ हो। लेकिन जैसे ही वो आदमी बस की लाइट में थोड़ा अंदर आया तो मैंने साफ देखा कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी की परत जमी हुई थी और उसकी आंखें ऐसे फैली हुई थी जैसे उसने अभी अभी कुछ ऐसा देखा हो जो किसी सामान्य इंसान की समझ से बाहर हो। यानी कि ये देखकर मेरे मन में एक नया डर पैदा हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इन दोनों को इस वीराने में सिर्फ बाइक खराब होने के कारण नहीं बल्कि किसी और वजह से खड़ा होना पड़ा था। और जब मैंने उससे पूछा कि इतनी रात में यहाँ क्या हुआ, तो उसने थोड़ी देर तक मेरी आंखों में देखते हुए सिर्फ इतना कहा कि भाई साहब, आगे कुछ ठीक नहीं है, आगे वो चीज है। और वो चीज कहकर एकदम चुप हो गया, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। किंतु इस बीच उस आदमी के पीछे उसका साथी बार बार पीछे मुड़कर सड़क की तरफ देख रहा था, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। और परंतु ये सब इतना जल्दी जल्दी हो रहा था कि मैं उसके बयान को ठीक से समझ भी नहीं पाया था। और तभी बस के अंदर बैठे यात्रियों में से एक ने खिड़की से झांक कर कहा कि भाई, इन दोनों को अंदर आने दो, बाहर कुछ ठीक नहीं लग रहा। और दरअसल इस बात पर मैं भी थोड़ा झिझकते हुए सही समझने लगा था कि शायद इन्हें अंदर ले लेना ही ठीक होगा, क्योंकि उनके चेहरों का डर कुछ अलग ही किस्म का था। लेकिन जैसे ही मैंने बस का दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो अचानक पीछे की सीट पर बैठी वही लड़की अपनी जगह से हल्की सी उठी और उसने अपने दोनों हाथ उस पुस्तक पर और भी कस दिए। और उसके ऐसा करते ही बस के अंदर की ठंड में इतना तेज उछाल आया कि मेरे हाथ वहीं जम से गए। और ये देखकर बाकी यात्रियों ने भी एक दूसरे को घबराकर देखना शुरू कर दिया, क्योंकि किसी भी सामान्य स्थिति में ठंड का ऐसा अचानक उभरना संभव नहीं था। और तब इस बात का पूरा एहसास हुआ कि उस लड़की की उपस्थिति का असर अब सिर्फ बस के भीतर तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि बस के बाहर खड़े
उन दोनों अजनबी लोगों तक भी पहुंचने लगा था, क्योंकि जैसे ही बस के दरवाजे से ठंडी हवा उनके चेहरे तक पहुंची तो दोनों के चेहरे पर ऐसा भय उभरा जैसे उन्होंने किसी बेहद खतरनाक चीज की झलक पाली हो। और अब माहौल इतना भयानक हो चुका था कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों को बस में चढ़ने देना सही होगा या नहीं, क्योंकि उनकी आंखों में डर था। लेकिन उस लड़की के आसपास का अजीब कंपन उनसे भी कहीं ज्यादा भयानक लग रहा था। और अब मुझे लगने लगा था कि आगे जो भी होने वाला है वो अब सिर्फ बस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी रात और पूरी सड़क को किसी अनजानी दिशा में ले जाने वाला है। और इन सब बातों को समझते हुए मेरी सांसें इतनी तेज चली कि मुझे खुद लगा कि मैं अपनी बस पर अब उतना कंट्रोल महसूस नहीं कर रहा था जितना अभी कुछ देर पहले तक कर रहा था। अब जब बाहर खड़े उन दोनों आदमियों के चेहरे पर डर का रंग और भी गहरा पड़ने लगा था और बस के दरवाजे तक फैल चुकी ठंड उनकी सांसों को धुआं जैसा बना रही थी, तो मेरे लिए फैसला करना और भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि दरअसल मैं उन्हें बाहर इस वीराने में नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन यानी कि बस के अंदर उस लड़की और उसकी खून जैसी महक छोड़ने वाली पुस्तक का असर इतना तेज हो चुका था कि अंदर लाने पर इन दोनों के साथ क्या होगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। किंतु इसी उधेड़बुन में मैं था कि उन दोनों में से जो थोड़ा उम्र में बड़ा लग रहा था उसने डर से कांपते हुए कहा कि भाई साहब, आगे सड़क पर कुछ ऐसा दिखा है जिसे देखकर हर कोई भाग जाएगा। और ये बात सुनकर पीछे बैठे कई यात्रियों ने भी घबराकर खिड़की से बाहर झांक लिया, क्योंकि परंतु उसका कुछ ऐसा दिखा है कहना किसी सामान्य बात जैसा नहीं था, बल्कि उसमें एक गहरी दहशत का बोझ था। और तभी जब हमने उससे पूछा कि उसने आखिर देखा क्या था तो वो एकदम बड़बड़ाने लगा। उसके होंठ कांपने लगे और उसकी आवाज टूटती हुई बाहर निकली कि वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसके पैर उल्टी तरफ थे। और ये सुनते ही बस के अंदर बैठे 2-3 लोगों ने घबराकर अपनी सीटें पकड़ डेच ली, क्योंकि ऐसी चीज के बारे में सिर्फ सुना जाता है, देखा नहीं जाता। यानी कि ये सुनते ही मेरी रीढ़ में एक सिहरन ऐसे दौड़ी जैसे किसी ने बर्फ की नेल मेरी पीठ में गाड़ दी हो। लेकिन परंतु इसके बाद जो उसने कहा वो और भी डरावना था, क्योंकि उसने बताया कि जैसे ही उन्होंने बाइक वापस मोड़नी चाहिए तो वो आकृति सड़क के दूसरी तरफ दिखाई दी थी। और ये सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि इसका मतलब था कि वो चीज इंसानों जैसी नहीं बल्कि कहीं ज्यादा तेज, कहीं ज्यादा अजीब और कहीं ज्यादा खतरनाक थी। और अब इतने में पीछे बैठे एक जवान लड़के ने चिल्लाते हुए कहा कि भैया, उन्हें अंदर लेने दो, बाहर कोई भी नहीं बच पाएगा। और माहौल इतनी तेजी से तनाव में बदल रहा था कि अब बस में बैठे लोगों की सांसें और भी भारी सुनाई देने लगी थी, क्योंकि सभी को महसूस हो गया था कि हम जिस सड़क पर फंसे हुए हैं वहां कोई साधारण खतरा नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो इंसानों के रहने की जगह नहीं है। किंतु इसी बीच मेरी नजर अचानक रियर मिरर में गई और जो मैंने देखा उसने मेरे पूरे शरीर को एक पल के लिए सुन्न कर दिया था, क्योंकि वो लड़की जो कुछ देर पहले नीचे की ओर देख रही थी अब सीधे शीशे में मुझे देख रही थी। यानी कि उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे जैसे वो चुपचाप कोई मंत्र बोल रही हो, और उसकी उंगलियां उस पुस्तक की जिल्द को ऐसे दबाए हुए थीं जैसे वो किसी अदृश्य चीज को अपने पास खींच रही हो। और ये देखते ही मेरे मन में एक और भयानक ख्याल आया कि कहीं वो लड़की ही उस सड़क पर दिखाई देने वाली उस अनदेखी चीज का कारण तो नहीं है। और परंतु ये सोचकर मेरी सांसें इतनी तेज हो गईं कि मुझे लगा कि मैं थोड़ी ही देर में स्टीयरिंग छोड़ दूंगा, क्योंकि माहौल का बोझ अब मेरी गर्दन तक आ चुका था। और इतने में शंकर ने हड़बड़ाकर कहा कि भाई, दरवाजा खुल ही गया, ये दोनों अंदर आ रहे हैं। और सच में पता नहीं कैसे, लेकिन दरवाजा थोड़ा सा खिसक चुका था और दोनों आदमी जल्दी से अंदर कूदकर चढ़ आए थे। और जैसे ही वे अंदर आए तो बस के भीतर का तापमान एक झटके में और भी गिर गया था, क्योंकि उस लड़की ने अपनी पुस्तक को और जोर से पकड़ा था। अब जब वे दोनों आदमी जल्दी से बस में चढ़कर बीच वाले रास्ते में खड़े हो गए और दरवाजा हल्का सा बंद होते ही दोनों बुरी तरह हाँफने लगे, तो बस के अंदर बैठे हर यात्री की नजर उन पर टिक गई थी, क्योंकि दरअसल उनके चेहरों पर जो डर था वो किसी साधारण रात या किसी सामान्य सड़क के हादसे का डर नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी ऐसी चीज को बहुत करीब से देखा हो जिसे इंसान की आंखें देखने के लिए बनी ही नहीं है।
यानी कि उन दोनों के कपड़ों पर धूल की परत थी, उनके हाथ कांप रहे थे और उनके पैरों की उंगलियां तक बिल्कुल टाइट लग रही थीं, जैसे कई मिनटों तक वो जगह पर खड़े खड़े जम गए हों। हालांकि बस के भीतर आते ही उन्होंने सबसे पहले अपनी पीठ सीट से टिकाई और सिर नीचा करके ऐसे सांसें ली जैसे अब भी बाहर की हवा उनका पीछा कर रही हो। किंतु इसी बीच पीछे बैठी उस लड़की ने जैसे ही अपनी उंगलियां दोबारा उस पुस्तक के कोनों पर फेरना शुरू किया, वैसे ही वे दोनों आदमी एकदम से चौकन्ने होकर सिर उठाकर उसकी तरफ देखने लगे, मानो उन्हें उसी चीज की तलाश हो। और ये देखकर शंकर की भी सांस अटक गई, क्योंकि साफ लग रहा था कि वे दोनों आदमी उस लड़की के पास रखी पुस्तक को देख नहीं रहे थे, बल्कि उस पुस्तक से उठती अजीब ठंड को महसूस कर रहे थे। और परंतु ये तब और अजीब लगा जब उनमें से बड़े आदमी ने अपने साथी की बांह पकड़कर धीरे से कहा कि ये वही ठंड है, वही ठंड जो सड़क पर थी। और ये सुनकर बस के अंदर बैठे लोगों के चेहरे पर डर और भी गहरा उतर आया, क्योंकि इसका मतलब साफ था कि सड़क पर जो भी आकृति दिखाई दी थी उसका इस लड़की और उसकी पुस्तक से कोई ना कोई संबंध जरूर था। यानी कि ये समझ आते ही मेरा गला सूख गया, क्योंकि अब तक मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब वे दोनों आदमी जैसे इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि इस बस में कुछ ऐसा मौजूद है जो सिर्फ हमारे सामने बैठा नहीं है, बल्कि बाहर की वीरान सड़क तक अपने असर को फैला चुका है। किंतु इसके बावजूद सबसे ज्यादा डर तब लगा जब छोटे उम्र वाला आदमी कांपती आवाज में बोला कि भाइयों, आपको ये पता भी है आपने किसे बस में चढ़ा लिया है। और उसके ऐसा कहते ही पूरी बस में एक अजीब सन्नाटा उतर गया, और मैंने कांपते हुए उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों कहा। तो उसने गले को साफ करते हुए बताया कि जब उनकी बाइक बंद पड़ी और वो सड़क के किनारे रुके तो उन्हें थोड़ी दूर पर वही लड़की दिखाई दी थी। और ये बात सुनते ही मेरी रीढ़ में जैसे करंट सा दौड़ गया, क्योंकि इसका मतलब था कि वो लड़की बस में तभी चढ़ी थी जब बस ढाबे पर रुकी थी, तो फिर ये दोनों उसे सड़क पर कैसे देख सकते थे। और परंतु ये सवाल मेरे भीतर घुमड़ने ही लगा था कि उसने आगे बताया कि वो कुछ दूर खड़ी थी, बस की दूसरी तरफ, लेकिन उसके पीछे कोई छाया नहीं थी। और जब हम वापस मुड़े तो वो सड़क के दूसरी तरफ चली गई, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। और ये सुनकर मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम से गए, क्योंकि ये बात किसी इंसान के लिए सामान्य नहीं थी। और इन सब के बीच जब मेरी आंखें अनजाने में रियर मिरर की तरफ उठी तो मैंने देखा कि अब वो लड़की पूरी तरह उसी जगह बैठी थी, लेकिन अब उसके होंठों की हरकत पहले से ज्यादा साफ दिख रही थी, जैसे वो किसी अनसुने मंत्र की लय में खो गई हो। यानी कि ये देखते ही मेरी सांसें भारी हो गईं, क्योंकि अब मुझे समझ में आने लगा था कि ये संयोग नहीं है, बल्कि कोई बहुत गहरी और खतरनाक कड़ी है जो इस लड़की, इस पुस्तक और इस वीरान सड़क के बीच बंधी हुई थी। और बस का हर यात्री उसकी पकड़ में आता जा रहा था। और इसी वजह से बस के भीतर की हवा अब पहले जैसी हवा नहीं, बल्कि किसी ठंडे धुएं जैसी भारी महसूस हो रही थी। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे कानों में पीछे से एक औरत की चीख उभर गई, क्योंकि उसने कहा कि उसने अभी अभी खिड़की के बाहर किसी को सड़क के किनारे खड़ा देखा है। और इस आवाज के साथ ही बस के भीतर डर का स्तर एकदम से कई गुना बढ़ गया था। अब जब पीछे की सीट पर बैठी उस औरत की अचानक निकली चीख ने बस के अंदर का माहौल और भी डरावना बना दिया था, और सभी यात्री एक साथ खिड़कियों की तरफ झुककर बाहर देखने लगे थे, तो मेरी धड़कन पहले से कई गुना तेज होने लगी थी, क्योंकि दरअसल उस औरत ने जिस चीज का जिक्र किया था उसकी बात सुनकर ही मेरी सांस आधी अटक गई थी। यानी कि उसने कहा था कि खिड़की के पास वाली हेडलाइट की रोशनी में उसे कोई काला सा साया सड़क के किनारे खड़ा दिखाई दिया था। हालांकि मैं खुद बाहर नहीं देख पाया था, क्योंकि बस को रोकना उस समय बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था, किंतु यात्रियों के इतने बेचैन होकर बाहर झांकने से साफ लग रहा था कि उन्हें भी रात की इस वीरानी में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। और परंतु तभी अचानक बस में सवार वो छोटा उम्र वाला आदमी, जिसने अभी अभी लड़की को सड़क के दूसरी तरफ दिखने की बात बताई थी, उसने घबराकर कहा कि वो फिर वहीं खड़ा है, देखो वही आकृति। और उसके ऐसा कहते ही बस में बैठे दो और यात्री डर से कांपते हुए बोले कि उन्होंने भी कुछ काला सा हिलते हुए देखा है। और ये सब सुनते हुए मेरी पकड़ स्टीयरिंग पर और भी कसती चली जा रही थी, क्योंकि अब सिर्फ अजीब ठंड, अजीब गंध और लड़की का रहस्य ही नहीं, बल्कि सड़क पर दिखाई देने वाली वो अनदेखी चीज भी हमारे सामने अपने आप को दिखाना चाह रही थी।
यानी कि जैसे कोई छाया हमारा पीछा कर रही हो। लेकिन अब तक जो सबसे डरावनी बात लग रही थी वो ये थी कि लड़की अब भी उसी तरह शांत बैठी थी और उसके होंठों की हरकत पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी, जैसे वो किसी चीज को बुला रही हो। किंतु उसका चेहरा अब बिल्कुल भावहीन था। ना कोई डर, ना कोई बेचैनी, ना कोई गुस्सा, कुछ भी नहीं। जैसे वो यहां मौजूद ही ना हो बल्कि कहीं और बैठी हो। और उसी के साथ बस के अंदर की हवा में एक अजीब सी धुन फैलने लगी थी जिसे शब्दों में पहचान पाना लगभग असंभव था, क्योंकि वो धुन कोई आवाज नहीं थी, कोई कराह नहीं थी, कोई गुनगुनाहट भी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हवा खुद एक कंपन छोड़ रही हो जो हर सीट, हर खिड़की, हर लोहे के हिस्से से टकराकर फैल रहा हो। और परंतु इसी बीच अचानक बस के पिछले हिस्से से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, क्योंकि एक परिवार अपने 2 बच्चों के साथ सफर कर रहा था और उन दोनों बच्चों ने एक साथ रोना शुरू कर दिया था। और ये देखकर उनकी मां ने घबराकर अपने बच्चों को सीने से लगा लिया और हड़बड़ाकर कहा कि बच्चों ने कहा है कि खिड़की के बाहर उन्हें कोई ऊंचा इंसान जैसा दिख रहा है जो बस के साथ साथ चल रहा है। और ये सुनते ही मेरे सीने में जैसे एक पत्थर रख दिया गया, क्योंकि इंसान बस के साथ कैसे चल सकता है, वो भी इस गति पर जिसमें बिना हेडलाइट के सड़क का किनारा भी साफ दिखाई नहीं देता। यानी कि ये सुनते ही मुझे समझ में आ गया कि अब जो कुछ हो रहा है वो इंसानी समझ, इंसानी ताकत और इंसानी तर्क से बहुत आगे की चीज है। किंतु फिर भी बस रोकना अभी भी मेरे बस में सवार सभी लोगों की जान को खतरे में डालने जैसा लग रहा था। इसलिए मैंने बस की रफ्तार थोड़ी और बढ़ाई, लेकिन परंतु जैसे ही गति बढ़ी वैसे ही वो लड़की धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाकर सामने देखने लगी, जैसे उसे ठीक ठीक पता हो कि मैं बस की स्पीड बदल रहा हूं। और उसके ऐसा करते ही पीछे खिड़की के पास बैठी वो औरत डर से चिल्लाते हुए बोली कि वो अब और पास आ रहा है। और ये सुनते ही मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई कि मेरे कानों में अपने ही दिल की आवाज सुनाई देने लगी थी, क्योंकि अब ये सब किसी भ्रम का हिस्सा नहीं था, बल्कि कोई चीज सचमुच हमारे बराबर बराबर चल रही थी। और पूरी बस का डर अब एक साथ हमारे ऊपर उतर आया था। अब जब बस के बाहर उस अनदेखी ऊंची आकृति के बस के साथ साथ चलते रहने की बात लगभग हर खिड़की पर बैठे यात्रियों ने एक दूसरे से सुनी, तो माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि बस का इंजन भी मेरे कानों में किसी दबी हुई कराह की तरह सुनाई देने लगा था। क्योंकि दरअसल अब स्थिति सिर्फ डर की नहीं रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य दबाव धीरे धीरे बस को अपनी तरफ खींचने लगा है। यानी कि बस का आगे बढ़ना अब पहले जितना आसान नहीं रह गया था। हालांकि स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, किंतु ऐसा लग रहा था कि बस का भार अचानक बढ़ गया हो, जैसे किसी ने पहियों के नीचे कोई भारी परत रख दी हो। और परंतु इस सब के बीच सबसे खतरनाक बात यह थी कि वो लड़की अब भी बिल्कुल हिली नहीं थी, बल्कि उसने अपनी ठंडी उंगलियां उस पुस्तक पर और मजबूती से जमा ली थी और उसके होंठ एकदम तेजी से हिल रहे थे, जैसे किसी अनजानी भाषा में कुछ दोहरा रही हो। यानी कि उसकी हरकत ऐसी लग रही थी जैसे किसी के बोलने की अजीब सी लय हो, लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी, सिर्फ बड़बड़ाहट के कंपन जैसा एहसास उठ रहा था। और परंतु उसके ऐसा करने के साथ ही खिड़कियों के बाहर की अंधेरी सड़क मानो हर सेकंड और भी भारी होती जा रही थी, क्योंकि अचानक ही बस के बाएं तरफ बैठे एक आदमी ने घबराकर उठते हुए कहा कि उसने खिड़की के बाहर उस काली आकृति की आंखें देखी हैं, और वो आंखें इंसान जैसी नहीं थीं, बल्कि 2 जली हुई लाल दरारों जैसी थीं। और ये सुनते ही बस का माहौल एकदम फटने जैसा हो गया, क्योंकि इतना डायरेक्ट सामना होना किसी की भी सांस रोकने के लिए काफी था। और इसी बेचैनी में 2 बच्चे फिर जोर से रोने लगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई चीज खिड़की के बाहर से उन पर झुककर देख रही है। और जब उनकी मां ने बच्चों को उठाकर अपनी छाती से लगाया तो उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि उसके पर्स से चाबियां गिर पड़ी। यानी कि यह देखकर साफ लग रहा था कि डर अब सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि शरीर तक उतर आया था। हालांकि मैं अब भी बस को बिना रोके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सड़क पर फैल चुकी वो अजीब धुंध हेडलाइट की रोशनी को इस तरह निगल रही थी जैसे रोशनी को आगे आने की इजाजत ही नहीं मिल रही हो। और परंतु जब मैंने बस की रफ्तार थोड़ी और बढ़ाने की कोशिश की तो अचानक ही बस के अगले हिस्से में किसी चीज के तेज से टकराने जैसी आवाज आई, जैसे किसी ने बस के बोनट पर हाथ मारा हो। और ये सुनते ही बस के अंदर बैठे लगभग हर यात्री ने अपनी सीट पकड़ ली,
क्योंकि उस आवाज में एक अजीब भद्दापन था, जैसे वो किसी इंसान का हाथ नहीं बल्कि किसी मजबूत पर सूखी हुई चीज का धड़ाम हो। और इस आवाज के बाद बस के अंदर का तापमान फिर गिरकर और ठंडा हो गया और इसके ठीक कुछ सेकंड बाद दोनों नए आए आदमी एक साथ सिहर कर बोले कि ये वही हैं, वही चीज जो हमसे आगे सड़क पर मिली थी। और उनका ऐसा कहना मेरे लिए किसी बुरे सपने जैसा महसूस हुआ, क्योंकि इसका मतलब था कि वो चीज अब बस के बिल्कुल करीब आ चुकी थी, यानी कि अब स्थिति पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने लगी थी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ फैसला करता, मेरी नजर अचानक रियर मिरर में गई और उस लड़की का चेहरा अब ऐसे उठ चुका था जैसे उसने सीधे किसी को अपने सामने खड़े देख लिया हो। और उसकी आंखों में अब सिर्फ खालीपन नहीं बल्कि एक अजीब चमक थी, कोई ऐसी चमक जो इंसान के भीतर मौजूद नहीं होती। और उसके होंठों की हरकत अब धीरे धीरे किसी अजीब मुस्कान में बदलने लगी थी, जैसे वो इस बढ़ते भय का स्वागत कर रही हो। और इस तरह की मुस्कान देखकर बस का हर यात्री और ज्यादा कांपने लगा था। अब बस के अंदर ऐसा माहौल बन चुका था कि किसी भी यात्री की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो खुलकर आवाज भी निकाल दे, क्योंकि दरअसल बस के बाहर की हवा अब सामान्य चीज नहीं रह गई थी, बल्कि वो किसी अनदेखे खतरे की तरह हमारे आसपास घूमने लगी थी। यानी कि जैसे ही बस थोड़ी भी आगे बढ़ती, खिड़कियों के बाहर काले धुएं जैसा कुछ बहता हुआ दिखाई देता, जो हेडलाइट की रोशनी को निगलने की कोशिश करता था। हालांकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं बस को बिना झटके के आगे बढ़ाऊं, किंतु स्टीयरिंग अब पहले जितना मानने वाला नहीं रहा था, जैसे उस पर किसी और शक्ति की पकड़ भी मेरे साथ लगी हो। और परंतु ये सब देखकर वे दोनों नए आए आदमी सीट पकड़कर ऐसे बैठे जैसे बस के बाहर की चीज उन्हें किसी भी पल झपट लेगी, क्योंकि छोटे आदमी ने डर से फुसफुसाकर कहा कि वो अब खिड़की के बिल्कुल पास चल रही हैं। और उसके इतना कहते ही पीछे बैठी औरत ने बच्चों को अपनी बाहों में और कसकर दबा लिया, क्योंकि बच्चों ने अपनी सिसकियों के बीच कहा था कि उन्हें कोई बहुत लंबी परछाई खिड़की के बाहर से झुककर देखती हुई लगी है। यानी कि ये बात सुनते ही मेरे हाथ अनजाने में कांपने लगे, क्योंकि इंसान की छाया इस तरह बस की स्पीड के बराबर कैसे चल सकती है। किंतु इसी बीच सबसे ज्यादा डर तब लगा जब बस के ठीक बीच वाले गलियारे से एक अजीब सी ठंडी हवा उठी। और वो हवा किसी सामान्य हवा जैसी नहीं थी, बल्कि उसमें ऐसा एहसास था जैसे वो किसी दिशा की नहीं बल्कि किसी व्यक्ति की सांस हो। और परंतु ये हवा उस लड़की के पैरों के पास से उठकर गलियारे में फैल गई थी। और जैसे ही ये ठंड सामने की तरफ पहुंची, मेरे पैरों तक एक बेजान सिहरन इस तरह पहुंची जैसे किसी बर्फीली उंगली ने मेरे टखनों को छू लिया हो। यानी कि मेरे मन में एक पल के लिए ऐसा लगा कि बस में सिर्फ हम यात्री ही नहीं हैं, बल्कि कोई छिपी हुई परछाई भी धीरे धीरे हमारे बीच घूम रही है। लेकिन अब सबसे खतरनाक बात तब सामने आई जब पीछे बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने कांपती आवाज में कहा कि उसने उस लड़की के पास रखी पुस्तक के पन्ने खुद ब खुद फड़फड़ाते देखे हैं, जबकि बस की खिड़कियां बंद थीं और हवा भी नहीं चल रही थी। और ये सुनते ही पूरे बस में एक दबा हुआ सन्नाटा फैल गया, क्योंकि इसका मतलब था कि वो पुस्तक सिर्फ कोई पुरानी किताब नहीं बल्कि किसी ताकत से चलने वाली चीज थी। किंतु इस सब के बीच लड़की का शांत बैठना, उसकी बिना आवाज के बड़बड़ाती लय और उसके चेहरे पर उभरती वो खतरनाक मुस्कान इस बात का संकेत थी कि बस के बाहर की वो आकृति सिर्फ यूं ही हमारे साथ नहीं चल रही, बल्कि जैसे किसी बुलावे पर आई हो। और वो बुलावा शायद इसी बस के अंदर से हुआ था। और अब ये सब महसूस करते हुए मेरे दिल पर डर का वजन इतना बढ़ गया था कि मेरा हर सांस लेना मुश्किल होने लगा था। अब जब बस के अंदर का माहौल इतना भारी हो चुका था कि किसी भी यात्री के लिए सामान्य रूप से बैठना भी मुश्किल लगने लगा था, और हर कोई बस खामोशी से बाहर झांक रहा था, जैसे किसी अनदेखी चीज के आने का इंतजार कर रहा हो, तो मेरे दिल में एक और अजीब सा शक उठने लगा था। क्योंकि दरअसल जैसे जैसे लड़की के होंठों की हलचल तेज हो रही थी, वैसे वैसे बस के भीतर की हवा किसी अदृश्य पकड़ में कसती जा रही थी। यानी कि अब हवा में सिर्फ ठंड ही नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा दबाव था, जैसे हवा भारी होकर लोगों के सिर पर टिकती जा रही हो। हालांकि यात्री इस बदलते माहौल को समझ नहीं पा रहे थे, किंतु वे सब अपने अपने तरीके से डर को दबाने की कोशिश कर रहे थे। कोई तेजी से माला जप रहा था, कोई अपनी बीवी और बच्चों को करीब खींच रहा था, और कोई हाथ जोड़कर खिड़की से बाहर उस काले साए को ढूंढ रहा था।
लेकिन इस भय के बीच सबसे ज्यादा डरावना दृश्य तब सामने आया जब बाईं तरफ बैठे युवक ने अचानक सीट से उठकर चिल्लाते हुए कहा कि उसने अपनी खिड़की के बाहर किसी को बेहद करीब से गुजरते देखा है और उसके चेहरे पर बाल भी नहीं थे, बल्कि सिर्फ चिकनी काली चमड़ी और दो लाल दरारे जैसी आंखें थीं। और ये सुनते ही बस में बैठे कई लोग चीख उठे, क्योंकि अब तक सिर्फ अंधेरे में हिलती आकृतियां ही नजर आती थीं। लेकिन यह पहली बार था जब किसी ने उस चीज का चेहरा इतनी साफ तरह देखा था। यानी कि यह सुनकर मेरे हाथ इतने बुरी तरह कांपने लगे कि बस का स्टीयरिंग एक सेकंड के लिए मेरी पकड़ से ढीला पड़ गया था। हालांकि मैंने तुरंत खुद को संभालने की कोशिश की ताकि बस किसी खड्डे में न उतर जाए, लेकिन अब मेरा मन ये मानने को मजबूर हो रहा था कि वो चीज सिर्फ बाहर नहीं बल्कि हमारे आसपास हर तरफ घूम रही है। और परंतु ये सब होते हुए लड़की अब भी उसी जगह बिना हिले बैठे थी और उसकी आंखें अब बड़बड़ाहट के साथ साथ धीरे धीरे गर्माहट खोते हुए किसी पत्थर जैसी ठंडी हो चुकी थी, जैसे उसकी पुतलियां समय के साथ रंग छोड़ती जा रही हों। यानी कि उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी मुर्दे को बैठा दिया गया हो, क्योंकि उसमें किसी जीवन का भाव नहीं था, ना डर, ना दर्द, ना कोई सवाल, बस एक खालीपन जो हर पल और भी गहरा होता जा रहा था। और तभी अचानक दाहिनी खिड़की पर जोरदार थपेड़े जैसी आवाज गूंज गई, जैसे कोई बेहद तेज और लंबे हाथ से बस पर प्रहार कर रहा हो। और ये आवाज इतनी अप्राकृतिक थी कि हर यात्री अपने आप सीट से उछलकर खिड़की से दूर हट गया। और इतना होते ही छोटे बच्चे इतने जोर से रोने लगे कि उनकी सिसकियां बस में गूंजने लगी। लेकिन उसी क्षण दो नए आए आदमी एकदम चुप हो गए, क्योंकि उनमें से एक ने कांपती आवाज में कहा कि भाई, ये वही प्रहार हैं, बिल्कुल वही जो हमारी बाइक के पास हुआ था। उसके बाद ही वो आकृति नजर आई थी। और परंतु ये बात सुनकर मेरे मन में एक ऐसा डर उतरा जिसे मैं किसी भी शब्द में नहीं समझा सकता, क्योंकि इसका मतलब था कि वो चीज अब सिर्फ दिख नहीं रही थी, बल्कि बस की तरफ बढ़कर हम सब के बेहद पास आ चुकी थी। और इस सब के बीच जब मैंने रियर मिरर में देखा तो वो लड़की अब धीरे धीरे अपनी गर्दन बस के दरवाजे की तरफ घुमा रही थी, जैसे उसे साफ पता हो कि बाहर जो भी खड़ा है वो इसी बस के लिए आया है। यानी कि ये दृश्य इतना अस्वाभाविक, इतना खतरनाक और इतना घिनौना लग रहा था कि मुझे लगा कि अगले कुछ ही सेकंड में कोई ऐसी चीज होने वाली है जिसे देखकर इंसान का दिमाग भी सुन्न पड़ जाए था। अब जब बस के उस घुटन भरे माहौल में हर किसी की सांस जैसे अपनी ही आवाज सुन रही थी और बाहर से आती हुई वो अजीब सी थपेड़ों जैसी आवाजें लगातार खिड़कियों को झकझोर रही थी, तब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि शायद वो चीज अब बस के सिर्फ पास नहीं है, बल्कि उसके चारों तरफ घूमकर अपने लिए कोई सही एंट्री खोज रही है। और दरअसल इसी बीच जो बात एक पल में सभी लोगों की रूह को जमा गई वो ये थी कि लड़की अब अपनी जगह पर बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि अभी कुछ ही पल पहले मैं पीछे देखने पर उसे उसी सीट पर देख रहा था। परंतु जैसे ही मैंने दोबारा रियर मिरर में देखा तो वो सीट पूरी खाली दिखाई दी, जिससे मेरे गले के नीचे तक एक आग सी उतर गई थी। यानी कि इससे पहले कि मैं किसी को ये बात बताता, मेरी नजर बस की दाहिनी तरफ के गेट पर पड़ी, जहां एक काली छाया जैसी किसी आकृति की हल्की झलक दिखी थी। और उसके ऐसा दिखते ही बिल्कुल उसी समय एक यात्री जोर से बोल उठा कि साहब, गेट पर कुछ है, कोई खड़ा है वहां। और इतना सुनते ही महिलाएं और बच्चे चीख पड़े। लेकिन अब ये देखकर मेरी आंखें और ज्यादा फैल गई थीं, क्योंकि जैसे ही मैंने उस गेट पर दोबारा ध्यान दिया तो मुझे साफ दिखाई दिया कि लड़की अब वहीं खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा था ही नहीं, बल्कि उसके गालों का मांस अचानक से अंदर की तरफ सिमटता हुआ लग रहा था और उसकी आंखों के नीचे की हड्डियां किसी कंकाल की तरह बाहर को उभर आई थी। यानी कि वो हमें इस तरह घूर रही थी जैसे हम सब ने उससे उसकी कोई बेहद जरूरी चीज छीन ली हो। हालांकि कुछ लोग अभी भी उसे इंसान समझकर उसे बुलाने की कोशिश कर रहे थे, किंतु मैं जान चुका था कि ये लड़की अब वही नहीं रही जो ढाबे से हमारी बस में चढ़ी थी, क्योंकि जिस तरह वो एकदम खामोशी से सिर्फ गेट की तरफ खड़ी खड़ी समय को किसी जंजीर की तरह रोककर बस के अंदर झांक रही थी, वो किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी। परंतु इसी बीच अचानक से बस के ऊपर से एक बहुत तेज धमाके जैसी आवाज आई, जिससे लगा जैसे बस की छत पर कोई भारी चीज पूरी तेजी से कूदी हो। और वो आवाज इतनी भयानक थी
कि दो पीछे बैठे यात्री घबराकर जमीन पर ही गिर पड़े और उसी पल खिड़कियों के कांच पर बेहद लंबे और नुकीले नाखूनों से खुरचने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई बस को बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा हो। यानी कि सभी लोग दहशत में खिड़कियों से दूर हटने लगे, क्योंकि खिड़की के काले शीशे के पीछे किसी का साया बार बार चक्कर काट रहा था और कभी कभी उसका चेहरा भी उभर रहा था, जो किसी जिंदा चीज से ज्यादा किसी पुराने सड़ते चेहरे जैसा दिखाई दे रहा था। लेकिन जब यह सब हो रहा था तभी एक अलग ही डरावनी बात मेरे ध्यान में आई, क्योंकि जैसे जैसे वो आवाजें तेज हो रही थीं, वैसे वैसे बस का इंजन भी एक अजीब कराहने वाली धुन निकालने लगा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ इंजन को दोनों तरफ से दबोच कर निचोड़ रहा हो। और इतनी देर में गेट पर खड़ी वो लड़की धीरे धीरे अपनी गर्दन एक अनजान दिशा में मोड़ते हुए पीछे की तरफ बस के अंदर और आगे बढ़ने लगी थी। हालांकि उसकी चाल में इंसानी चाल की कोई झलक नहीं थी, बल्कि उसका हर कदम इस तरह पड़ रहा था जैसे कोई टूटे हुए पुतले को धक्का देकर आगे सरका रहा हो। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात तब हुई जब उसने अचानक अपनी गर्दन उठाकर मुझे घूरते हुए बहुत धीमी मगर बेहद भारी आवाज में कहा कि तुम सबने उसे वहां छोड़ दिया था, तुम्हें पता भी नहीं चला था कि वो कब गिरा था। यानी कि उसके ऐसा कहते ही मुझे तुरंत समझ आ गया कि वो किसी उसे नाम की चीज की बात नहीं कर रही थी, बल्कि उस बच्चे की बात कर रही थी जिसे मैंने सड़क पर अचानक देखा था और जिसने मुझे बस मोड़ने पर मजबूर किया था। लेकिन इस बात को सुनते ही मेरा दिल जैसे गले में अटक गया था, क्योंकि इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, बाहर उस काली आकृति ने बस की छत पर कुछ इतनी जोर से मारा कि बस का पूरा ढांचा एक पल को ऊपर उछलकर फिर नीचे बैठ गया था। अब जब बस की छत पर दोबारा उतनी ही जोरदार थाप पड़ी कि खिड़कियों के कांच तक कांप गए और कुछ बारीक कांच के कण नीचे सीटों पर छलक कर गिर गए, तब बस में बैठे लगभग सभी लोग चीखने लगे, क्योंकि दरअसल अब किसी को भी ये शक नहीं रहा कि वो चीज बस के ऊपर चढ़ चुकी है। यानी कि उसके पैरों की गूंज छत के लोहे के फ्रेम में इस तरह फैल रही थी जैसे कोई विशाल वजन धीरे धीरे चलता हुआ अपनी जगह ढूंढ रहा हो। हालांकि मैंने तुरंत बस को थोड़ा सा दाईं तरफ मोड़कर गति बढ़ाने की कोशिश की, किंतु स्टीयरिंग में अचानक इतना कठोरपन आ गया जैसे किसी ने उसे भीतर से खींच लिया हो। और परंतु उसी समय गेट के पास खड़ी वो लड़की एकदम ऐसे आगे बढ़ने लगी जैसे किसी अदृश्य धागे से खींची जा रही हो, और उसके पैरों की हर चाल इस तरह जमीन पर पड़ रही थी जैसे उसके अंदर कोई इंसानी हड्डी बची ही ना हो। और उसके ऐसा चलते ही बस में बैठे एक आदमी ने डर से चिल्लाकर कहा कि भाई, उसके पैर जमीन पर छू ही नहीं रहे। और ये सुनने के बाद बस का माहौल एक पल के लिए ऐसा हो गया जैसे किसी ने हवा से आवाज खींच ली हो, क्योंकि लड़की के पैरों के नीचे सचमुच जमीन का कोई दबाव नहीं था, बल्कि वो कुछ इंच ऊपर ही फिसलते हुए चल रही थी। यानी कि उस दृश्य ने इतनी दहशत फैलाई कि पीछे बैठी एक बूढ़ी औरत बेहोशी में झुक गई और उसे पकड़े हुए उसके पति के हाथ कांपने लगे। लेकिन इसी बीच सबसे खतरनाक बात तब हुई जब छत पर मौजूद वो अजीब चीज अचानक बस के अगले हिस्से की तरफ सरकने लगी, और जैसे ही वो सामने पहुंची, विंडशील्ड के ऊपरी हिस्से पर एक गहरी खरोंच उभर आई, जैसे किसी बेहद बड़े नाखून ने कांच पर पूरा जोर लगाकर एक लंबी लकीर खींच दी हो। और वो लकीर किसी दरार की तरह धीरे धीरे फैलने लगी, जिससे कांच में बारीक चटकनें पनपने लगी। और परंतु ये सब होते हुए भी लड़की की बड़बड़ाहट बंद नहीं हुई, बल्कि उसकी आवाज बिना आवाज के और गहरी हो गई, जैसे उसकी हर सांस किसी मंत्र की धुन में बदलकर बस के हर हिस्से से टकरा रही हो। और इस समय मैंने पहली बार महसूस किया कि उसकी बड़बड़ाहट बस की लाइटों पर असर डाल रही है, क्योंकि सारी लाइटें धीमे धीमे एक लय में झिलमिलाने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनसे सांसें चुरा रही हो। यानी कि यह सब इतना डरावना हो चुका था कि मेरे हाथ पसीने से भीग गए और मैं खुद को मुश्किल से बस पर काबू में रख पा रहा था, क्योंकि इंजन अब ऐसे कांप रहा था जैसे कोई उस पर लटक कर पूरी ताकत से नीचे दबा रहा हो। और परंतु तभी अचानक लड़की ने अपना सिर धीरे धीरे इतना ऊपर उठाया कि उसकी गर्दन लगभग अस्वाभाविक कोण में पीछे झुक गई, और उसकी आंखें अब किसी इंसान की आंखें नहीं रहीं, बल्कि उनमें एक अजीब धुंधली सी सफेदी फैल गई, जैसे उसकी पुतलियां किसी और चीज को रास्ता दे रही हों। और उसके इसी तरह सिर उठाते ही मुझे ऐसा लगा जैसे बस के ऊपर मौजूद वो चीज अचानक रुक गई हो,
जैसे वो किसी संकेत का इंतजार कर रही हो। यानी कि इस पल में पूरे बस के अंदर इतना गहरा सन्नाटा फैल गया कि बच्चों का रोना तक खो गया था। लेकिन इस सन्नाटे को तोड़ते हुए अचानक लड़की ने एकदम नीचे देखते हुए बेहद ठंडी आवाज में कहा कि अब वो नीचे आना चाहता है। और ये सुनते ही छत पर किसी भारी चीज के सरकने की आवाज फिर से आने लगी थी। अब जब छत पर मौजूद वो भारी चीज दूसरी तरफ सरकने लगी थी, तब बस में बैठे हर व्यक्ति की सांस जैसे अपनी जगह पर अटक गई थी, क्योंकि छत पर मौजूद उस वजन की हर हरकत से बस का पूरा फ्रेम दबी हुई कराह निकाल रहा था, जैसे लोहे पर लोहे का दबाव पड़ रहा हो। और इसी बीच गेट के पास खड़ी वो लड़की धीरे धीरे बस के अंदर की तरफ बढ़ने लगी थी। उसकी चाल अब भी जमीन से कुछ इंच ऊपर थी, जैसे उसके पैरों को किसी अदृश्य रस्सी ने उठाकर पकड़ रखा हो। और यह दृश्य इतना अस्वाभाविक था कि पीछे बैठे दो आदमी खुद को सीट से और पीछे दबाने लगे थे। लेकिन तभी अचानक बस के बाएं हिस्से की खिड़की पर बहुत जोर से कुछ टकराया, जिससे कांच की एक लंबी दरार फटते हुए ऊपर तक पहुंच गई और खिड़की पर एक धुंधला चेहरा उभरकर फिर गायब हो गया था। हालांकि वो चेहरा पूरी तरह साफ नहीं दिखा, लेकिन उसमें आंखों की जगह दो गहरी लाल लकीरें दिखाई दी, जिनमें किसी खून की चमक जैसी भयावह रोशनी थी। परंतु इससे भी ज्यादा डरावनी बात तब सामने आई जब लड़की ने अपने होंठों को बंद कर दिया, क्योंकि उसकी बड़बड़ाहट बंद होते ही बस की लाइटें अचानक से एक पल के लिए पूरी तरह बुझ गई और बस कुछ सेकंड तक बिल्कुल अंधेरी हो गई थी। इस अंधेरे में सिर्फ बच्चों की सिसकियां और किसी भारी सांस जैसी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे बस के अंदर कोई तीसरा, चौथा, पांचवा, कई और लोग खड़े हों। और ये एहसास इतना भयानक था कि मैंने खुद स्टीयरिंग को इतनी जोर से पकड़ लिया कि मेरे नाखून हथेली में ढंसने लगे थे। लेकिन तभी लाइटें फिर से हल्की सी लौटी और जैसे ही रोशनी आई तो लड़की अब बस के बिल्कुल बीच में खड़ी दिखाई दी। उसके चेहरे का रंग और भी सफेद पड़ चुका था, जैसे उसके शरीर से खून खींचकर बाहर की हवा में फैल गया हो। परंतु अब सबसे ज्यादा खतरनाक बात उसके चेहरे पर नहीं थी, बल्कि उसके हाथों में थी, क्योंकि पुस्तक के पन्ने बिना हवा के खुद ब खुद हिल रहे थे, जैसे कोई तेज गति से उनमें कुछ खोज रहा हो। और जब उसने गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक ऐसा भाव था जिसने मेरी रीढ़ तक को पत्थर जैसा भारी कर दिया था, क्योंकि उसकी निगाहों में सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी। मानो उसके अंदर जो भी जाग रहा था वो अब बस के अंदर आने की इजाजत मांगने नहीं बल्कि लेने के लिए तैयार था। और जैसे ही ये एहसास मेरे मन में पूरी तरह बैठा, वैसे ही बस की छत पर मौजूद वो चीज एक झटके से ऊपर उठी और फिर इतनी जोर से नीचे गिरी कि लगा बस अब फटकर खुल जाएगी थी। अब जब छत पर मौजूद वो चीज तीसरी बार इतनी जोर से गिरी कि बस का आगे का हिस्सा नीचे धंसता हुआ महसूस हुआ, तब सभी यात्रियों ने एक साथ चीखकर अपनी अपनी सीटों को पकड़ा, क्योंकि बस का पूरा ढांचा कुछ सेकंड के लिए ऐसे कांपा जैसे किसी ने उसे दोनों तरफ से पकड़कर हिलाया हो। और इसी पल मुझे पहली बार साफ लगा कि अगर ये चीज छत को थोड़ी और जोर से दबा देगी तो बस का फ्रेम टूटा हुआ मिल सकता है। हालांकि मैं अपनी पूरी ताकत से स्टीयरिंग को संभालने की कोशिश करता रहा, परंतु इंजन की आवाज अब किसी भारी सांस जैसी हो चुकी थी, जैसे वो भी किसी अदृश्य दबाव के नीचे बंध गया हो। और इसी बीच बस के दाहिने हिस्से की दो खिड़कियों के पास बैठे यात्रियों ने अचानक डर से उठकर पीछे हटना शुरू कर दिया, क्योंकि खिड़की के बाहर कोई बेहद लंबी उंगलियों वाला साया एक सेकंड के लिए दिखाई दिया। उसकी उंगलियां कांच पर इस तरह फिसली जैसे कोई गंदा सड़ा हुआ तरल बहता हुआ नीचे गिर रहा हो। और यह दृश्य इतना घिनौना था कि एक महिला अपने पति की बांह पकड़कर चक्कर खाकर सीट पर फिसल गई थी। परंतु सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मैंने रियर मिरर में देखा कि लड़की अब बस के बिल्कुल आगे वाले हिस्से की तरफ बढ़ चुकी थी। उसकी चाल वहीं थी, जमीन से थोड़ा ऊपर, शरीर में कोई वजन नहीं, चेहरा बिना किसी भाव के। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद थीं और जैसे ही वो मेरे पास पहुंचने लगी तो बस के अंदर के सारे मोबाइल एक साथ कंपन करने लगे, जैसे किसी एक ही शक्ति ने उन सब के अंदर एक साथ हलचल भर दी हो। और इस कंपन के साथ बस का तापमान और भी गिर गया, जैसे किसी फ्रीजर का दरवाजा एकदम से खुल गया हो। लेकिन इससे भी ज्यादा डर तब लगा जब लड़की ने मेरी तरफ देखते हुए बहुत धीमे शब्दों में कहा कि वो अब छत से उतरना चाहता है। और उसके ये कहते ही छत पर मौजूद चीज की चाल अचानक बदल गई। उसके कदम अब पहले से कहीं ज्यादा भारी हो गए थे,
जैसे वो किसी आखिरी जगह की तरफ फिसल रहा हो। और उस आवाज में एक अजीब घुमाव था, जैसे कोई सर्प किसी तंग जगह में से सरकता हुआ अपने लक्ष्य के बिल्कुल पास पहुंच चुका हो। हालांकि बस में बैठे लोग अब भी चीख रहे थे और एक दूसरे को पकड़ कर बैठे थे, परंतु किसी के पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि बाहर सड़क बिल्कुल खाली थी। कोई दुकान, कोई ढाबा, कोई घर, कोई लाइट, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और इंजन की रोशनी भी हर सेकंड धुंधली होकर फिर से जल रही थी। परंतु इस भय का सबसे गहरा बिंदु तब सामने आया जब लड़की ने अचानक अपना हाथ उठाया और पुस्तक हवा में ऐसे कांपने लगी जैसे किसी भारी तूफान में फंस गई हो। उसके पन्नों में से एक गहरा काला सा धुआं उठने लगा जो छत की तरफ खींचता जा रहा था। और उसी क्षण छत पर मौजूद वो चीज एकदम से रुक गई, जैसे उसे यही संकेत चाहिए था। अब बस के अंदर का हर व्यक्ति ये महसूस कर सकता था कि वो चीज छत से उतरने ही वाली है। और ये अनुमान इतना भयावह था कि मुझे लगा कि अगले कुछ ही पलों में बस के भीतर कोई ऐसी घटना होने वाली है जिससे किसी की भी चीख हमेशा के लिए गले में जम सकती है। क्योंकि जिस तरह हवा भारी होकर हमारे ऊपर चढ़ रही थी, उससे साफ लग रहा था कि जो भी आने वाला है वो इंसान नहीं है। उसकी चाल इंसान जैसी नहीं है और उसका इरादा बिल्कुल भी इंसानी नहीं था। अब जब बस के अंदर इतनी गहरी खामोशी उतर चुकी थी कि यात्रियों की सिसकियां भी जैसे हवा में जगह ढूंढकर दबने लगी थी, तब छत पर मौजूद उस चीज की हरकत एकदम बदल गई। क्योंकि पहले वो जैसे बस को बाहर से दबा रही थी, लेकिन अब उसके कदम बहुत ही सावधानी से ठीक सामने वाले हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे उसे कोई संकेत लड़की की तरफ से मिल चुका हो। और इसी समय बस के अंदर की लाइटें फिर से एक पल के लिए बुझ गई। इस अंधेरे में सिर्फ एक चीज महसूस हो रही थी, वो भारी सांस जो बस की छत से निकलकर अंदर टपकती हुई लग रही थी। और ये एहसास इतना असहनीय था कि एक आदमी घबराकर गलियारे में ही बैठ गया। लेकिन तभी लाइटें हल्की सी लौटी और उनके आते ही सामने एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसमें हर यात्री की आत्मा जैसे शरीर में सिमट कर रह गई। क्योंकि लड़की अब ठीक मेरे पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके बाल धीरे धीरे हवा की तरह हिल रहे थे, जबकि बस के अंदर कहीं भी हवा नहीं थी। हालांकि उसका चेहरा बिल्कुल स्थिर था, परंतु उसकी उंगलियां ऐसे कांप रही थीं जैसे वो किसी अनदेखी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। पर इस सब में सबसे खतरनाक बदलाव उसके हाथ में पकड़ी पुस्तक में दिखाई दे रहा था। क्योंकि पुस्तक आधी खुली थी और उसके पन्ने खुद ब खुद ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी को ढूंढ रहे हों। पन्नों के बीच से उठने वाला काला धुआं अब और भी गाढ़ा हो चुका था, जैसे वो किसी दिशा में खींच रहा हो। और इसी बीच छत पर मौजूद वो चीज अचानक एकदम से आगे झुकी। उसकी चाल से बस की छत इतनी दब गई कि लोहे की चादर भीतर की तरफ झुक गई और इस झुकाव से कांच की खिड़कियों में और भी ज्यादा दरारें फैल गईं। उनकी खड़खड़ाहट सुनकर बच्चों ने फिर से चीखना शुरू कर दिया और उनकी मां ने उन्हें पकड़ते हुए कहा कि खिड़की से कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। फिर अगले ही पल खिड़की की बाईं तरफ लंबी उंगलियां दोबारा दिखाई दी, जिनकी नोक किसी जानवर के पंजे जैसी नुकीली थी। उन उंगलियों ने कांच को इस तरह खुरचा जैसे उन्हें पता हो कि इस कमजोर हिस्से से अंदर आना आसान होगा। हालांकि मैं खुद भी कांप रहा था, परंतु मैंने बस की गति बढ़ाने की कोशिश की ताकि कम से कम उस चीज को छत पर टिके रहने में मुश्किल हो। परंतु इंजन इतनी जोर से गरजा जैसे उसने मेरे आदेश को मानने से इनकार कर दिया हो। और इसी पल लड़की ने अचानक अपना सिर उठाया और बहुत धीमे शब्दों में कहा कि अब उसके उतरने का समय हो गया है। और ये सुनते ही छत पर मौजूद वो चीज एकदम शांत हो गई, जैसे उसने नीचे आने की जगह ढूंढ ली हो। अब बस के अंदर हर किसी को महसूस हो रहा था कि वो चीज किसी भी क्षण छत तोड़कर अंदर आ जाएगी। और उसकी मौजूदगी का एहसास इतना तेज था कि मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर बर्फ का एक ठंडा हाथ रख दिया हो। क्योंकि हवा अब सिर्फ ठंडी नहीं बल्कि दबाव में बदल गई थी और ऐसा लग रहा था कि पूरी बस किसी अदृश्य वजन के नीचे दबती जा रही है। जैसे कुछ ही पलों में बस की सारी सांसें खींच ली जाएंगी। और ये डर इतना गहरा था कि किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। सबकी निगाहें सिर्फ छत पर जमी थी, जहां से वो चीज उतरने के लिए तैयार थी। अब जब छत पर मौजूद वो चीज एकदम शांत होकर उसी जगह रुक गई जहां से उसका वजन बस के अंदर उतरने जैसा महसूस हो रहा था, तब हर एक यात्री की नजरें उसी बिंदु पर टिक गई थी। क्योंकि खामोशी का वो हिस्सा
इतना भारी था कि कोई आदमी अपनी जगह हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे सभी के सीने पर एक साथ कोई बोझ रख दिया गया हो। और इसी बीच लड़की धीरे धीरे इतने अस्वाभाविक तरीके से आगे आकर मेरे ठीक बगल में खड़ी हो गई कि उसकी मौजूदगी ने मेरी सांसें कुछ सेकंड के लिए रोक दी। उसका चेहरा अब बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों में सफेद धुंध की परत और घनी हो गई थी, जैसे उसकी पुतलियों की जगह अंदर कोई और चीज जाग चुकी हो। परंतु वास्तव में जो सबसे डराने वाली बात थी वो उसकी आवाज नहीं बल्कि उसका पूरा शरीर था, क्योंकि उसके कंधों और गर्दन पर हल्की हल्की नीली नसें उभरने लगी थीं, जैसे कोई ठंडा जहर उसकी रगों में दौड़ रहा हो। हालांकि लोग अभी भी खिड़कियों से दूर सिमटे हुए बैठे थे, लेकिन उनमें से एक बुजुर्ग आदमी ने कांपते हुए कहा कि छत थोड़ी झुक रही है, वो बस के बिल्कुल ऊपर आ गया है। और उसकी ये बात सुनते ही मैं अनायास ऊपर देखने लगा, लेकिन मुझे सिर्फ धातु की मुड़ी हुई सतह दिखाई दी, जिसमें हर सेकंड ज्यादा दबाव पड़ रहा था, जैसे कोई बहुत भारी शरीर भीतर आने की तैयारी कर रहा हो। परंतु तभी अचानक मेरी गर्दन के पीछे एक बेहद ठंडी हवा की लहर महसूस हुई, जिस तरह की हवा किसी खुले दरवाजे से नहीं बल्कि किसी मृत जगह से निकलती है। और उसी क्षण लड़की ने बिना मेरी तरफ देखे अपनी उंगलियां उठाकर बस के फ्रंट ग्लास की तरफ इशारा किया, जैसे उसे ठीक ठीक पता हो कि अगला पल कहां फटेगा। और उसकी उंगलियां उठते ही फ्रंट ग्लास में अचानक एक तेज झटका लगा, जिसने पूरे शीशे को ऐसे हिलाया जैसे किसी ने उसे बाहर से मुक्का मारा हो। लेकिन अब इस झटके की आवाज में पहले वाला हल्कापन नहीं था, बल्कि एक गहरी गूंज थी, किसी जानवर और किसी इंसान के बीच की। और उसका कंपन मेरे सीने तक उतर गया था। हालांकि बच्चे सिसकियों में घुट रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें भी बस के अंदर की बाकी अजीब आवाजों में दब गई थीं। परंतु अब सबसे ज्यादा खतरनाक बदलाव लड़की की पुस्तक में आ गया था, क्योंकि पन्ने अब तेजी से घूमने लगे थे। एक सेकंड में कई पन्ने अपने आप पलट रहे थे, जैसे पुस्तक खुद कोई नाम ढूंढ रही हो या किसी खास मंत्र तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो। और इस दौरान हर पन्ने के पलटने पर हवा में एक हल्की कराह फैल रही थी, जैसे बहुत सारे लोगों की आवाजें अंदर फंसी हों। लेकिन तभी अचानक बस थोड़ी दाईं तरफ झुक गई, जैसे छत पर मौजूद वो चीज अब सिर्फ ऊपर खड़ी नहीं बल्कि नीचे उतरने के लिए खुद को झुका रही हो। और इस झुकाव के साथ बस का फ्रेम ऐसे हिला जैसे किसी विशाल हाथ ने उसे पकड़कर नीचे दबाया हो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, लड़की ने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद की और उसके बंद करते ही फ्रंट ग्लास में एक बेहद गहरी दरार फट गई। उसके फैलते ही ऐसा लगा कि अगले पल में वो चीज छत फाड़कर हमारे बीच उतरने वाली है। और इस एहसास ने बस के हर यात्री की रूह को वहीं जड़ कर दिया था। अब जब फ्रंट ग्लास में फैली वो बड़ी दरार दूसरी तरफ तक फैल गई और कांच एकदम अंदर की तरफ हल्का धंसने लगा, तब बस के अंदर बैठे हर यात्री को साफ लगा कि अब जो कुछ भी आने वाला है वो सिर्फ बाहर वाली चीज से नहीं बल्कि लड़की और इस पुस्तक से जुड़ा हुआ है। क्योंकि बस के अंदर की हवा में एक बहुत तेज घुमाव उठने लगा था, जैसे हवा किसी चक्र में बदल रही हो और हर पल उसके बीच से कोई भारी सांस निकल रही हो। हालांकि लोग अपनी आंखें बंद करके दहशत में सिमट गए थे, लेकिन वे आवाजें, वे खरोंचने, वो धप्प जैसी टक्करें, ये सब किसी भी इंसान के कानों के लिए सामान्य नहीं थी। परंतु इसी बीच लड़की धीरे धीरे बिल्कुल मेरे पीछे से होती हुई बस के अगले हिस्से की तरफ बढ़ने लगी थी। और उसकी चाल अब भी वैसी ही थी, जमीन को बिना छुए किसी हवा की पट्टी पर तैरते हुए, जैसे उसका शरीर अब खुद उसका नहीं बल्कि किसी और शक्ति का हो गया हो। और इसी समय उसने अपनी उंगलियां उस दरार वाले कांच की तरफ ऐसे बढ़ाई जैसे उसे भीतर से आने वाली हर हरकत का पता हो। और उंगलियां उठते ही पुस्तक के पन्ने इतनी तेजी से घूमने लगे कि उनकी आवाजें कागज की नहीं बल्कि किसी कठोर धातु की लगने लगी, जैसे उसके अंदर कोई पुराना ढांचा जाग रहा हो। परंतु इस आवाज के साथ ही बस के ऊपर मौजूद वो चीज फिर से हिली। इस बार उसकी चाल में पहले वाली लय नहीं बल्कि एक अजीब बेचैनी थी, जैसे वो नीचे आने में किसी वजह से रुक गई हो। और अचानक ही छत का बीच का हिस्सा एक झटके में इतना नीचे झुका कि ऐसा लगा कि लोहे की चादर अभी फट जाएगी। ये देखकर दो आदमी पीछे गिर पड़े और एक बच्चा अपनी मां की गोद में आंखें बंद करके जोर से चिपक गया। हालांकि मैं खुद भी पूरी कोशिश कर रहा था कि बस को संभाले रखूं,
लेकिन स्टीयरिंग पर पकड़ इतनी कमजोर पड़ गई थी कि मुझे लगा कि अगले ही पल ये बस मेरे हाथ से निकल जाएगी। परंतु इसी बीच लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी सफेद आंखों में एक छोटा सा अंधेरा बिंदु उभरने लगा। वो बिंदु धीरे धीरे बड़ा होता गया, जैसे उसकी आंखें भीतर से काली हो रही हों। और इसी पल मुझे लगा कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जो इस पूरे माहौल को पूरी तरह बदल देगा। तभी अचानक पुस्तक के पन्ने रुक गए। हवा का घुमाव 1 सेकंड में थम गया और छत पर मौजूद वो भारी चीज बिल्कुल स्थिर हो गई, जैसे उसे किसी ने आदेश दिया हो कि रुको। इस अचानक आई खामोशी ने माहौल को और भी डरावना बना दिया, क्योंकि ये वो खामोशी थी जिसमें सामने की हवा तक कांपती महसूस होती है। और इसी खामोशी के बीच लड़की ने धीरे धीरे अपना हाथ नीचे किया और ऐसा करते ही कांच की दरार से एक बेहद हल्की लेकिन साफ खुरचने की आवाज आई, जैसे कोई अपना चेहरा कांच से सटाकर अंदर झांक रहा हो। और ये एहसास इतने गहरे डर का था कि मेरा पूरा शरीर जैसे पत्थर हो गया था, क्योंकि मुझे पहली बार लगा कि वो चीज अब बस में आने की आखिरी कोशिश करने वाली है, और ये कोशिश शायद हमारे किसी भी अनुमान से ज्यादा डरावनी होने वाली थी। अब जब कांच की दरार के उस पार से आती खुरचने की आवाज थोड़ी और भारी होकर वापस गूंजी, और ऐसा महसूस हुआ कि वो चीज कांच की सतह पर अपना पूरा चेहरा सटाकर अंदर झांकने की कोशिश कर रही है। तभी बस के अंदर बैठे यात्रियों की सांसें इतनी तेजी से चलने लगी कि उनका डर हवा में साफ महसूस हो रहा था, क्योंकि दरार के पीछे हल्की परछाई दिखने लगी थी जो किसी इंसानी चेहरे से कहीं ज्यादा लंबी थी। और उसके उभरते ही खिड़की के आसपास की कांच की रेखाएं कुछ और फैल गईं। हालांकि कोई भी आदमी उस खिड़की के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन उसी समय लड़की ने अपने दोनों हाथ धीरे से उठाकर बस के बिल्कुल बीच वाली जगह पर टिका दिए, और उसके हाथ ऊपर उठते ही पूरे बस में एक बेहद कम आवाज वाला कंपन फैल गया। ऐसा कंपन जो किसी मोटर की तरह नहीं, बल्कि किसी बहुत दूर से आती घुमावदार गूंज जैसा था, जैसे जमीन के नीचे से कोई पुरानी ध्वनि उठकर बस की दीवारों से टकरा रही हो। परंतु इस कंपन के साथ ही लड़की के चेहरे पर एक अलग ही बदलाव दिखने लगा, क्योंकि उसकी सफेद आंखों में उभरता काला बिंदु अब किसी छोटे धब्बे जैसा नहीं, बल्कि किसी गहरे कुएं जैसा दिखाई देने लगा था। और इस अजीब बदलाव को देखकर मुझे लगा कि शायद वो अब अपने पूरे नियंत्रण में नहीं रही। पर इसी डर के बीच बस के ऊपर मौजूद वो चीज फिर एक कदम आगे बढ़ी, और उसके कदम का असर इतनी जोर से छत में पड़ा कि छत का धंसा हुआ हिस्सा अब मेरे सिर के ठीक ऊपर स्पष्ट दिखाई देने लगा, जैसे बस का फर्श और छत के बीच की दूरी अचानक आधी हो गई हो। इस झुकाव से 2 और यात्री चीखते हुए सीट से फिसलकर नीचे गिर गए, और एक आदमी तो गलियारे में घुटनों के बल बैठकर रोने लगा, क्योंकि बस अब हर सेकंड किसी अदृश्य वजन के नीचे दब रही थी। परंतु इसी बीच एक और खतरनाक चीज हुई। पुस्तक के किनारों का लाल रंग धीरे धीरे काला होने लगा, जैसे किसी ने उसके अंदर की स्याही चूस ली हो और उसकी जगह कुछ और भर रहा हो। तभी अचानक पुस्तक के बीच से एक बेहद हल्की चिंगारी जैसी रोशनी निकली, जो हवा में मचलते हुए बस की छत की तरफ उठने लगी। लेकिन जैसे ही वो रोशनी ऊपर पहुंची, वैसे ही छत पर मौजूद वो चीज एक पल के लिए थम गई, जैसे उसे इस रोशनी से कोई खटका लगा हो। हालांकि ये रुकना सिर्फ एक पल के लिए था, लेकिन उस एक पल में पूरी बस का तनाव हवा में लटक गया, क्योंकि ये पहली बार था जब उस चीज ने अपनी चाल रोकी थी। परंतु इसी क्षण लड़की ने एकदम धीमी आवाज में कहा कि अब ये जगह उसके लिए कमजोर हो रही है। और उसके ये बोलते ही छत पर मौजूद वो चीज एकदम गुस्से में आकर इतने जोर से नीचे कूदी कि पूरा बस फ्रेम अपनी जड़ों तक हिल गया। कांच के 2 टुकड़े टूटकर आगे की तरफ गिर गए, और ऐसा लगा कि छत अगले ही पल फट जाएगी, क्योंकि जैसे ही वो झटका थमा, लड़की ने पीछे मुड़कर बस की ओर देखकर एक ऐसी मुस्कान दी जिसमें कोई खुशी नहीं, बल्कि किसी भयानक अंत का संकेत था। अब जब बस के अंदर एक अजीब सी सन्नाटेदार थरथराहट फैल गई, और ऐसा लगने लगा कि हवा में किसी अनदेखी ठंडक की लकीरें तैर रही हैं। तभी अचानक मेरे हाथों में पकड़ी हुई वो काली पड़ चुकी मंत्रों की पुस्तक अपने आप खुलने लगी। हालांकि मैं उसे कसकर रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मेरे हाथों की पकड़ को तोड़ दिया हो, और पुस्तक खुलते ही उसके बीच से एक तेज रक्तिम रोशनी ऊपर उठकर बस की छत से टकराई।
परंतु इसी टकराहट के ठीक बाद छत पर मौजूद वो परछाई पहली बार स्पष्ट होकर दिखाई दी थी। उसका चेहरा किसी मरी हुई औरत की सड़ी हुई देह और किसी भूखे जानवर के विकृत जबड़े जैसा था। उसकी आंखों में ऐसा खालीपन था जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाते थे। और लड़की ने जैसे ही उसके सामने कदम बढ़ाए, वैसे ही वो चीज जमीन पर इतनी जोर से उतरी कि बस का पूरा ढांचा हड्डियों की तरह चरमरा कर झुक गया था। अब ये देखकर कुछ लोग रोते हुए बस का पिछला दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही पहला आदमी नीचे उतरा, उसी पल वो परछाई पीछे से उसके ऊपर टूटकर इतनी तेजी से चिपकी कि उसकी चीख भी हवा में पूरी नहीं हुई थी और उसका शरीर 2 हिस्सों में सड़क पर गिर चुका था। ये दृश्य देखते ही बस के अंदर मौजूद लोग जान बचाने के लिए एक दूसरे से चिपक कर रोने लगे थे। परंतु तभी लड़की ने मेरे पास आकर बहुत धीमी आवाज में कहा कि अगर ये पुस्तक खुली रही तो ये हम सबको खत्म कर देगी। लेकिन उसके ऐसा कहने पर मैंने उससे कहा कि इसे बंद कैसे करूं, ये अपने आप चल रही हैं। और ठीक उसी क्षण पुस्तक के पन्नों में मौजूद प्रत्येक लाल अक्षर अचानक जलने लगे और उन जलते अक्षरों की राख सीधे उस परछाई के चेहरे पर जाकर चिपकने लगी। हालांकि इससे वो चीज और ज्यादा भयावह हो गई थी, क्योंकि राख चिपकते ही उसका चेहरा ऐसे चिल्लाने लगा मानो 100 लाशों की चीखें एक साथ फट पड़ी हों। तभी लड़की ने मेरे हाथ से पुस्तक छीनकर उसे अचानक पूरी ताकत से बंद कर दिया। लेकिन पुस्तक के बंद होने के उस एक झटके से इतनी भयंकर धमक उठी कि बस के सारे शीशे एक साथ फटकर बाहर उड़ गए और उसी पल वो परछाई पागल होकर लड़की पर टूट पड़ी थी। लेकिन लड़की ने बिना एक पल गंवाए अपनी छोटी सी देह को उसके सामने ढाल की तरह खड़ा कर दिया था। परंतु जैसे ही वो चीज लड़की से टकराई, उसके शरीर में ऐसी करंट जैसी लहर चली कि उसकी गर्दन पीछे की ओर झटके से मुड़ गई और उसकी आंखों की आखिरी चमक बुझ गई थी। लड़की वहीं मेरे पैरों के पास ढेर होकर गिर गई थी। अब ये देखकर मेरे अंदर जैसे सब कुछ खत्म हो गया था, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची ही वो एकमात्र चीज थी जो हमें उससे बचा सकती थी। लेकिन अब वो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। परंतु उसी समय पुस्तक के बंद होते ही वो परछाई धीरे धीरे धुएं की तरह छितराकर हवा में विलीन होने लगी थी। शायद पुस्तक के बंद होते ही उसकी शक्ति समाप्त हो गई थी और बस के अंदर बची हुई कुछ ही सवारियां सदमे में एक दूसरे को पकड़े खड़ी थीं। लेकिन अब मेरी आंखों के सामने सिर्फ लड़की की निर्जीव देह पड़ी थी और जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की तो उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में ऐसे ठंडा था जैसे रात के सबसे गहरे अंधेरे में जमी हुई मिट्टी की लाश हो। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि इस कहानी में असल कीमत हमने नहीं बल्कि वो छोटी लड़की अपने जीवन से चुकाई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, अब इस चैनल पर भी बेनाम की तरह ही रेगुलर स्टोरीज आने वाली हैं, तो आप लोग अब हर रोज स्टोरीज सुनना मत भूलना। इसके बाद मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले रोहित जाटव हैं बिहार से, जितेंद्र सिंह जेरी, परमिंदर कौर, हार्विन, अवलीन और सविता हैं जालंधर सिटी पंजाब से, पूनम हैं जमशेदपुर झारखंड से, राकेश कालेरा हैं पंजाब से, रुबीना हैं सूरत से, हर्षराज हैं पटना से, संगीता हैं बलिया से, राहुल वर्मा हैं दिल्ली से, शाकिर अंसारी हैं मुंबई से, मोहन हैं झारखंड से, पूनम धानका हैं राजकोट से, अनोखे लाल हैं यूपी से, रानी हैं असम से, अरविंद भाई गीता बेन, राज रिंकल दीप सोनल और स्वरा हैं राजकोट गुजरात से, अख्तर हुसैन हैं बारामूला कश्मीर से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, वाजिद तबसुम हैं लाहौर पाकिस्तान से, हमदोन, आलिया, अहियान और जिया हैं मालदीव से, पुष्पा राणा हैं नागपुर से, साकी हैं बांग्लादेश से, फातिमा शेख हैं सोलापुर से, विकास कुमार हैं भगतपुरा से, संजू हैं झारखंड से, अशीम हैं इंदौर से, दीपू राजपूत हैं अलीगढ़ से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से और सबसे लास्ट में राजवीर सिंह बन्ना हैं दूदू जयपुर राजस्थान से।